हैं। मैंने अपनी जी तरफ से पूरी कोशिश की है, जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में आने चाहिए, होने चाहिए या हमारे पीपीएससी के पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि सारे पॉइंट्स, सारी चीज़ें डिस्कस कर ली जाएं आज। तो ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। तो फोटोट्रॉपिक एनर्जी मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले हम एनर्जी की बात कर लें। एनर्जी क्या है जी? एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। हम कोई भी काम करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उन्हें, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। बेसिक सी चीज़ है, हम सब ने पढ़ी हुई है ये। तो कोई भी काम एनर्जी के लिए नहीं होता। तो मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, जब हम अपना बाजू एक स्ट्रेट पाम से ऊपर ले जाते हैं और फिर उसको नीचे ले जाते हैं तो इस दौरान 2 मिलियन एटीपी कंज्यूम होते हैं। जी हाँ, 20 लाख एटीपी के मालिक्यूल सिर्फ बाजू को ऊपर नीचे एक दफ़ा करने में कंज्यूम हो जाते हैं। अब ये एटीपी पर जो है डिटेल डिस्कशन हम सेलुलर रेस्पिरेशन में करेंगे। तो बहरहाल एटीपी आप सब जानते हैं हमारे सेल की एनर्जी करेंसी है। तो हमारी बॉडी जो है वो आमतौर पर एनर्जी को जो यूज़ करती है वो एटीपी की सूरत में ही करती है। तो ये फोटोट्रॉपिक एनर्जी मेटाबॉलिज्म जो है, फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो ये हमें ऑटोट्रॉफ में मिलती है। तो एनर्जी पर हम बात कर रहे हैं। तो एनर्जी जो है, आप यूँ समझ लें कि जो 2 लॉज हैं एनर्जी के, जिनको लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं, मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है, ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। और आज हम यही देखेंगे कि कैसे एनर्जी, जो सनलाइट है, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इस दौरान पोटेंशियल एनर्जी का भी जिक्र आएगा, काइनेटिक एनर्जी का भी आएगा, वो हम आगे चलकर देखेंगे। दूसरा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि जब भी एनर्जी में ट्रांसफ़र होता है तो लॉस ऑफ यूज़फुल एनर्जी ज़रूर होता है, एनर्जी ज़ाय ज़रूर होती है। इसको भी हम आगे चलकर देखेंगे। तो जितनी भी एनर्जी इसमें है वो पोटेंशियल एनर्जी में या फिर काइनेटिक एनर्जी में, दोनों सूरतों में स्टोर होती हैं। हमने इनका भी जिक्र करना है। तो इसके अलावा फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए एक चीज़ जिसका हमें पता होना चाहिए वो है रेडॉक्स रिएक्शन। बेसिक सी चीज़ है, मैट्रिक की क्लासों में स्टार्ट हो जाती है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिसको हम कहते हैं, और कलेक्टिवली हम इसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। वो कहते हैं कि जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करता है या हाइड्रोजन एटम गेन करता है तो हम कहते हैं जी ये रिड्यूस हो गया है। क्योंकि हम केमिस्ट्री पर बात नहीं कर रहे, हम थोड़ा सा ही जिक्र करेंगे जो हमारा फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड होगा। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या हाइड्रोजन को गेन करता है तो हम कहते हैं मॉलिक्यूल जो है वो रिड्यूस हो गया है। और जो मॉलिक्यूल ये इलेक्ट्रॉन देता है या हाइड्रोजन देता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो यूँ समझ लें कि ये एक मॉलिक्यूल है, इसके पास हाइड्रोजन मौजूद है, ये रिड्यूस फॉर्म में है। ये दूसरा मॉलिक्यूल है बी, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में, इसके पास हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। तो ए ने क्या किया है, अपनी हाइड्रोजन बी को दे दिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब चूंकि हाइड्रोजन इसमें चली गई है तो बी रिड्यूस हो गई, इसकी रिडक्शन हो गई है। ए से हाइड्रोजन जो है वो चला गया है तो ए जो है ऑक्सीडाइज हो गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है उसमें से लॉस ऑफ एनर्जी होता है, उसमें से एनर्जी निकल जाती है। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है, साथ आगे चलकर हमें ये फोटोसिंथेसिस को समझने में बहुत काम आने वाली है। और जो मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाता है उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब ये बी जो है यहाँ पर रिड्यूस हुआ है तो इसका मतलब है इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई है। जब भी ये ऑक्सीडाइज होगा तो एनर्जी को गिव अप करेगा, ये एनर्जी देगा। तो ये एनर्जी के ट्रांसफ़र में कुछ कैरियर भी यूज़ होते हैं, इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल जो हैं फोटोसिंथेसिस में यूज़ होते हैं। उसमें एक NAD, जिसको निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, जो कि
ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों स्टेट्स में होता है। ज़ाहिर सी बात है, जब एनर्जी कैरी करके ले जानी है, पहले वो रिड्यूस होगा, एनर्जी लेकर जाएगा, फिर जब वो ऑक्सीडाइज होगा एनर्जी दे देगा, फिर वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ जाएगा। तो ऑक्सीडाइज फॉर्म में होता है, एनर्जी कैरी करता है, एनर्जी लेता है और रिड्यूस फॉर्म में आ जाता है, फिर आगे ये लेकर कैल्विन साइकिल में चला जाता है। अच्छा, इसके अलावा NADP है, ये इंटरमीडिएट हैं। इसका जो NADH का जिक्र जो है, या इसके बारे में तफसील हम सेलुलर रेस्पिरेशन में करेंगे, क्योंकि हम इंटरमीडिएट्स को पढ़ रहे थे, तो अलग से हम उधर सेलुलर रेस्पिरेशन में सारे इंटरमीडिएट्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ हमने FADH को भी डिस्कस करना था, तो इस NADH को भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया। NADP और NAD, इनमें फ़र्क क्या है? डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, इसमें फास्फेट लगा होता है। इसके अलावा FAD, फ्लाविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। अब ये दोनों जो हैं, ये दोनों भी ऑक्सीडाइज फॉर्म में और रिड्यूस फॉर्म में, ऑक्सीडाइज फॉर्म में, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में और ये रिड्यूस फॉर्म में। NADPH भी कहते हैं और NADPH प्लस H प्लस या हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं। दोनों तरह से लिखा जाता है, दोनों कन्वेंशन। असल में ये वाला जो H है, ये वाला जो मैंने H प्लस की सूरत में लिखा हुआ है, ये H जो है वो NADPH के साथ साथ चलता है, एक तमाशाई की तरह से। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये वाला H है, ये साथ एक तमाशाई की तरह से चूँकि इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है, तो बहरहाल इसलिए हम इसको NADPH ही लिखते होते हैं। तो अक्सर बुक्स में NADPH ही लिखा होता है। उसके बाद FAD है, फ्लाविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ऑक्सीडाइज फॉर्म है और ये इसकी रिड्यूस फॉर्म है। मतलब जब इसके पास एनर्जी होगी, इसने एनर्जी कैरी की हुई है, तो ये इस फॉर्म में होगा। जब इसके पास एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी दे देगा, वो एनर्जी की सूरत में देता है, वो भी हम चल कर देखते हैं, तो फिर ये FAD की सूरत में होगा। अगला जो कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए, जो बात पता होनी चाहिए, वो है फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन क्या है? कहते हैं जी, जब कोई फास्फेट ग्रुप किसी मॉलिक्यूल में शामिल होता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं कि जी ये फास्फोराइलेट हो गया है या इसकी फास्फोराइलेशन हो गई है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ फास्फोरस या फास्फेट इनटू अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फास्फोराइलेशन। फास्फेट ग्रुप का ऐड होना फास्फोराइलेशन कहलाता है, फास्फेट। तो इसमें जो है वो ATP का हम जिक्र करेंगे। ATP जो है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, हमारे सेल की एनर्जी करेंसी है, और एडिनोसिन ट्राइफास्फेट सबको नाम पता होगा। और ये जो है हमारी बॉडी में रिसाइकल होता रहता है। किस फॉर्म में? ATP से ADP बनता है, फास्फेट ग्रुप रिलीज होता है और एनर्जी खारिज होती है। फिर क्या होता है? एनर्जी इसमें ऐड की जाती है, एनर्जी की मदद से फास्फेट ग्रुप इसमें ऐड कर दिया जाता है, फिर ये ATP में बन जाता है। और यूँ अगर मैं बात करूँ, आपको बताऊँ कि ये जो ADP से ATP बनना है, ये इस दौरान होता यूँ है कि डेली जो रिसाइकल होने वाले ATP और ADP की अगर हम अमाउंट मेजर करें कि कितनी अमाउंट में ADP जो है, वेट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, कितने वेट में ATP में कन्वर्ट होंगे, ये 2 से 4 kg, यूँ समझ लें 2 से 4 kg ADP से ATP बनते हैं। यानी हमारी बॉडी में यूँ समझ लें कि डेली जो है 2 से 4 किलो ATP बनते हैं। ये आपकी एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये 2 से 4 किलो ATP जो बनते हैं, ये फिर हमारे वेट में जो है वो चेंज क्यों नहीं है? तो उसकी रीज़न यही जो यहाँ आपके सामने मौजूद है कि ATP ये रिसाइकल होता रहता है। जो पहले मौजूद हैं वही रिसाइकल होते हैं, ADP बन जाते हैं, फिर उससे ATP बन जाते हैं, तो नए नहीं बनते, रिसाइकल होते रहते हैं, इसलिए हमारे वेट में चेंज नहीं आता। बहरहाल इतनी अमाउंट में। उप्स, ये इमेज जो है थोड़ा ऊपर चला गया है, तो खैर इस पर जो है मैं बाद में आ जाता हूँ। तो नेक्स्ट हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए पता होनी चाहिए थी। फास्फोराइलेशन हो गया, एनर्जी का पता होना चाहिए, रेडॉक्स रिएक्शन का पता होना चाहिए, इंटरमीडिएट्स कौन से यूज़ होते हैं, बाकी जो है वो हम देख लेते हैं आगे। तो फोटोसिंथेसिस की अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें,
तो स्टीफन हेल्स का नाम लाजमी आता है, ये फादर ऑफ फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने पहली दफ़ा ये बताया था कि प्लांट्स जो हैं वो अपनी न्यूट्रिशन का कुछ हिस्सा हवा से और रोशनी से हासिल करते हैं, जो प्लांट्स को अपने सर्वाइवल में हेल्प करता है। तो बेसिक कंसेप्ट, बेसिक जो इशारा इन्होंने दिया था फोटोसिंथेसिस की तरफ, वो इन्हीं का था। उसके बाद जूलियस रॉबर्ट मेयर ने बताया था कि ये जो लाइट है इसमें रेडिएंट एनर्जी होती है, रेडिएशन की सूरत में थी, और ये रेडिएंट एनर्जी जो है वो प्लांट्स उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उसका मैकेनिज्म हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो इसने बता दिया था कि प्लांट जो हैं ये लाइट में जो मौजूद रेडिएंट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में अपने लिए कन्वर्ट करते हैं, जो कि प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी, दोनों को अपने सर्वाइवल में हेल्प करती है, क्योंकि हम जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं। उसके बाद जूलियस वॉन सैच है, इसने क्या किया था, इसने पहला विजिबल प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का कहा था कि जी जो स्टार्च है विजिबल जो है वो हमें आमतौर पर नज़र आ जाता है। जी स्टार्च आपने देखा हुआ है, जब हम स्टार्च की बात करते हैं तो हमारे जहन में जितने भी अनाज हैं, चावल हो गया, आलू हो गया, आटा हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे जहन में ये स्टार्च हैं बेसिकली। उसके अलावा इसने जो बात की थी वो क्लोरोफिल के बारे में बताया था। क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। और फोटोसिंथेसिस में जो एक मेजर ब्रेक थ्रू आया था डार्क रिएक्शन का, मेल्विन केल्विन ने किया था। मेल्विन केल्विन जो है उसने जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं वो फोटोसिंथेसिस में कहाँ जाती है, किस रास्ते जाती है, कहाँ पर यूज़ होती है, तो इस पाथवे को ट्रैक करने वाला मेल्विन केल्विन था। जी अकेला नहीं था ये, इसके बारे में भी चलकर बात करेंगे केल्विन साइकिल में इसने क्या किया था। बहरहाल इसने ये जो साइकिल या पाथवे कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन का, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स के स्टोमेटा के ज़रिए जाती है फिर कहाँ कहाँ जाती है, किस रास्ते जाती है, तो इसको केल्विन साइकिल के नाम से हम जानते हैं। और इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1961 में। और इसने यहाँ पर लाजमी जिक्र करना चाहूँगा रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ किया था कार्बन का, कार्बन 14 रेडियो एक्टिव था, रेडिएशन खारिज करता था, इस वजह से इसको यूज़ किया ताकि इसके पाथ को ट्रैक किया जा सके। ओके, तो फोटोसिंथेसिस में जो मेन प्लेयर है वो है, जी हाँ, एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट ही। अच्छा, ये अगर फोटोसिंथेसिस को छोड़ दें तो हम यूं भी कह सकते हैं कि जितनी भी लाइफ यहाँ पर ज़मीन पर मौजूद है उस लाइफ को ड्राइव करने वाली एनर्जी वो सन से ही आती है, सनलाइट ही है, तो गलत नहीं। तो होता क्या जी, सन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारी अर्थ तक पहुंचती हैं, उनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती हैं, उनमें कॉस्मिक रेज हैं, गामा रेज हैं, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल, माइक्रो दी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, रेडियो वेव्स, डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन हम बात करेंगे इसमें जो हमारा फोकस होगा वो विजिबल लाइट पर होगा। तो जो विजिबल लाइट है वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है, जो रेडिएशन आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है सारी जितनी भी, जिसमें रेडियो वेव्स भी आ जाते हैं, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, मैंने नाम मेंशन किए हुए हैं। तो इसमें से बिल्कुल एक थोड़ा सा पोर्शन है, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये वाला, ये जो कलर्ड पोर्शन नज़र आ रहा है ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, और बाकी जो है ये विजिबल स्पेक्ट्रम नहीं है। ये फ्रीक्वेंसीज जो हैं ये वेव्स हमें नज़र नहीं आती, सिर्फ ये वाला नज़र आता है। तो ऐसे जी रेडिएंट एनर्जी या लाइट जो है वो उसकी डुअल नेचर होती है। लास्ट टाइम बात हुई थी इकोलॉजी के टॉपिक में भी जिक्र हो रहा था लाइट की, जब हमने बात की थी, तो डुअल नेचर ये पार्टिकल और वेव दोनों सूरतों में एग्जिस्ट करती है, इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। बहरहाल लाइट वेव्स और पार्टिकल दोनों सूरतों में होते हैं। जो लाइट जब पार्टिकल की सूरत में होते हैं उनको फोटॉन्स कहते हैं। तो यूँ समझ लें कि जो लाइट जो का बेसिक यूनिट है वो फोटॉन है, और इसमें एक फिक्स क्वांटिटी होती है एनर्जी की, और यही फोटॉन ही आगे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल या बाकी एसेसरी पिगमेंट्स में एब्जॉर्ब होते हैं।
तो बहरहाल ये बात मैंने आगे मेंशन की हुई है कि दोनों जो है करैक्टर शो करते हैं। पार्टिकल का भी वेव का इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, तो ये प्योरली फिजिक्स का टॉपिक हो जाता है। खैर, अब आगे बात करते हैं कि जो 40% रेडिएंट एनर्जी में से जो ज़मीन पर पहुंचती है वो विजिबल लाइट है, और इसका वेव लेंथ जो है वो 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर, यानी वायलेट रीजन से रेड रीजन तक। यहाँ पर आपको स्पेक्ट्रम में नज़र आ रहा होगा, यहाँ से वायलेट रीजन स्टार्ट होता है और यहाँ तक रेड रीजन, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये सारा विजिबल स्पेक्ट्रम है लाइट का। तो ये विजिबल लाइट का पोर्शन ही फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है। तो एक डायग्राम जो है अपनी प्लेस चेंज कर चुकी थी, ये वाली। तो ये अल्ट्रावायलेट रीजन है, ये अल्ट्रावायलेट, और यहाँ से ये वायलेट शुरू हो जाता है। यहाँ से आगे वही ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, और यहाँ से इंफ्रारेड, यहाँ पर रेड लाइट है, ये इंफ्रारेड है, और ये सारा विजिबल स्पेक्ट्रम है। तो ये लाइट कहाँ जाती है, कैसे जो है फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है, तो उसके लिए हमारे पास मौजूद होते हैं लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स। ये केमिकल हैं, ये मॉलिक्यूल हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। इसी रोशनी में जो एनर्जी होती है उसको असल में यही एब्जॉर्ब करके आगे ट्रांसफ़र करते हैं। तो अब पिगमेंट्स पर बात हो जाए, तो पिगमेंट्स जो हैं, हर पिगमेंट की डिफरेंट कैपेबिलिटी होती है, डिफरेंट वेवलेंथ को अभी हमने बात की। फ्रीक्वेंसी अलग होती है, वेवलेंथ अलग होता है। विजिबल स्पेक्ट्रम में भी 7 डिफरेंट टाइप्स के वेवलेंथ की लाइट होती है। तो हर पिगमेंट जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करता है और बाकी को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इस वजह से हर पिगमेंट का एक अलग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। मतलब ये कि वो हर फ्रीक्वेंसी में से जो एक मखसूस फ्रीक्वेंसी की लाइट है उसको एब्जॉर्ब करता है, ये उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो अगर सारे वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब हो जाए विजिबल रीजन से, तो जो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पिगमेंट मॉलिक्यूल ऐसा करेगा तो वो हमें ब्लैक नज़र आएगा। तो जो भी ब्लैक कलर है तो उसमें सारे वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती, इस वजह से वो हमें ब्लैक नज़र आता है। अगर सारे वेवलेंथ रिफ्लेक्ट बैक हो जाए तो वो विजिबल लाइट जो है, जो कि वाइट होती है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमें वाइट ही नज़र आएगा। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक कलर हमें शो हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो स्पेसिफिक कलर की लाइट या स्पेसिफिक वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी वाली लाइट ही रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। प्लांट्स में ग्रीन इस वजह से नज़र आते हैं क्योंकि उनमें से ग्रीन वेवलेंथ वाली लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है, वो एब्जॉर्ब नहीं होती। तो इसमें जो मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं उसमें हमारे पास क्लोरोफिल है, और ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो क्लोरोप्लास्ट की हैं उसमें होते हैं। इस पर भी हम आगे चलकर डिटेल में बात करेंगे। थाइलाकॉइड जो है वो स्टैक्स में होते हैं, इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे, जिसको हम ग्रेना कहते हैं, और स्ट्रोमा में मौजूद होते हैं। स्टैक्स में भी होते हैं, अलग भी होते हैं स्ट्रोमा के अंदर। बहरहाल इस पर आगे चलकर बात करते हैं। स्ट्रोमा क्या है? स्ट्रोमा जो है फ्लूइड लाइक एंजाइम रिच सब्सटेंस है क्लोरोप्लास्ट की, या ग्राउंड सब्सटेंस कह लें, या जो आप समझ लें कि फ्लूइड मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, फ्लूइड, तो वो स्ट्रोमा कहलाता है। जहाँ पर डार्क रिएक्शन हम पढ़ेंगे वो होता है। तो हर क्लोरोप्लास्ट में 50 to 80 ग्रेना हो सकते हैं, ये रेंज आप याद कर लें, और हर ग्रेना में 10 to 30 थाइलाकॉइड्स हो सकते हैं, ये भी आपने याद कर लेना है। उसके अलावा क्लोरोफिल जो है वो स्ट्रोमा थाइलाकॉइड पर भी मौजूद होता है, दूसरा ग्रेना में भी मौजूद होता है। स्ट्रोमा थाइलाकॉइड और ग्रेना ये क्या है, ये जब हम आगे चल के क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस करेंगे तो तब हम इस पर तफसील से बात करेंगे। मैंने डायग्राम भी ऐड की हुई है। तो प्लांट्स में 2 तरह की क्लोरोफिल जो है वो आमतौर पर मौजूद होते हैं, क्लोरोफिल ए और बी जो है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस आगे चलकर हमने नेक्स्ट पेज पर बात करनी है। एक्सक्यूज मी CH3 सर, और सर जी एक ग्रेना में कितने थाइलाकॉइड होते हैं?
जी, ये 10 to 30 थैलेकॉइड मेंशन है। ओके सर। जी, बाकी ये नोट्स मैंने शेयर कर दी हैं, वो आप क्लास के बाद जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने पहले ही व्हाट्सएप कर दिए थे, तो उसमें मेंशन है। तो अब यहाँ पर देखें, ये विजिबल लाइट का पोर्शन है। अब इसमें डिफरेंट क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखाया गया है, क्लोरोफिल बी का दिखाया गया है कि कौन से रीजन वाली लाइट जो है। क्लोरोफिल ए को देखें तो यहाँ पर वायलेट के बाद ब्लू वाले रीजन, वायलेट और ब्लू के दरमियान वाला रीजन जो है, या यूँ समझ लें कि ब्लू रीजन वाली लाइट जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है। उसके अलावा ऑरेंज रेड रीजन के आस पास जो है ये लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है। और क्लोरोफिल बी जो है ये मैक्सिमम इसके एब्जॉर्बेंस जो है वो ब्लू लाइट पर है। तो इसकी रीज़न ये है कि इनमें जो है वो स्लाइड का केमिकल डिफरेंस है, जिसकी वजह से इनकी जो एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है डिफरेंट वेवलेंथ की, वो भी डिफरेंट है। तो आमतौर पर क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए जो है वो क्लोरोफिल बी से 3 टाइम्स ज़्यादा होता है क्वांटिटी में। अब ये सारा क्लोरोप्लास्ट ही नहीं होता, क्लोरोफिल ही नहीं होता, पिगमेंट मॉलिक्यूल सारे क्लोरोफिल ए और बी, इसके अलावा एसेसरी पिगमेंट्स भी मौजूद होते हैं जो कि क्या करते हैं। यहाँ पर देखें तो ये ग्रीन, येलो रीजन, ऑरेंज, इस रीजन में कोई लाइट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, बहुत थोड़ी सी हो रही है। तो ये लाइट कहाँ काम आती है? ये लाइट जो है एसेसरी पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। जो लाइट एसेसरी पिगमेंट एब्जॉर्ब दोज लाइट दैट इज नॉट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, तो ये भी मौजूद होते हैं ताकि मैक्सिमम जो है वो एनर्जी को कैप्चर किया जा सके। तो एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है वो रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। अभी हमने देखना है इसका स्ट्रक्चर, तो उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे जो है वो एंटीना कम्प्लेक्स में से एक मॉलिक्यूल जो है वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो रेजोनेंस से फिर दूसरे में दे देता है, वो फिर तीसरे में, एंड सो ऑन, वो रिएक्शन सेंटर तक एनर्जी फनल हो जाती है। तो इसमें जो है एसेसरी पिगमेंट्स की बात करें तो इसमें हमारे पास कैरोटीनॉइड हैं, ऑरेंज कैरोटीनॉइड, और येलो कलर के ज़ैंथोफिल्स मौजूद हैं, येलो पिगमेंट्स भी कहते हैं इनको, जो कि वायलेट ब्लू रीजन, कैरोटीनॉइड ठीक है, ब्लू ग्रीन रीजन को ये एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि ये वाला रीजन जो है क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब नहीं करते। कैरोटीनॉइड्स को एसेसरी पिगमेंट्स कहा जाता है, और ये एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ट्रांसफ़र कर देते हैं क्लोरोफिल की तरफ फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके अलावा बीटा कैरोटीन और ल्यूटेन जो है ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में मोस्ट अबेंडेंट है। ग्रीन एलिमेंट में कैरोटीनॉइड की ये टाइप है जो मोस्ट अबेंडेंट है, ये पूछा जा सकता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। बीटा कैरोटीन और ल्यूटेन जो है ये मोस्ट अबेंडेंट है। तो ये मैंने मेंशन किया हुआ है क्लोरोफिल ए और बी के दरमियान डिफरेंस, तो सारे पॉइंट्स मैं डिस्कस नहीं करूँगा, आम सी बातें हैं, आपने सिर्फ इसको याद रखने वाली हैं, समझने वाली बहुत कम है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के दरमियान क्या फ़र्क है? क्लोरोफिल ए प्रिंसिपल पिगमेंट है जो सनलाइट कैप्चर करता है। क्लोरोफिल बी जो भी लाइट एब्जॉर्ब करता है वो क्लोरोफिल ए को ट्रांसफ़र कर देता है। इस तरह ये भी एक एसेसरी पिगमेंट का काम करता है। बाकी इनकी सर लाइट की क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का, एक्सक्यूज मी सर, ये जी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, जी ये याद करना है या इसे इग्नोर करना है? जी कर लें तो अच्छा है, क्योंकि अभी पेपर में ना भी पूछा जाए तो अक्सर जो है इंटरव्यू में ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो वेवलेंथ दिया हुआ है, वो डिफरेंस एब्जॉर्ब करने का, कौन सा कलर एब्जॉर्ब करते हैं, स्ट्रक्चरल डिफरेंस, तो यहाँ पर आते हैं डायरेक्ट, वो चीज़ें आप देख लीजिएगा, ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है। ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो आर वाला पोर्शन है, ये
जी सॉरी। अच्छा, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये वाली प्लेस। यहाँ पर अगर CH3 ग्रुप होगा तो हम इसको क्लोरोफिल ए कहेंगे। ये आपको पोरफायरिन रिंग नज़र आ रही है, ये फाइटोल टेल है। क्लोरोफिल ए में यहाँ पर इस पोर्शन पर, इस पॉइंट पर, सॉरी, यहाँ पर CH3 ग्रुप या मिथाइल ग्रुप लगा होता है, और अगर यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा, एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा तो हम इसको क्लोरोफिल बी कहेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है क्लोरोफिल ए में और क्लोरोफिल बी में के स्ट्रक्चर में। तो ये कंपोनेंट्स है फोटोसिंथेसिस के, जो कि पिगमेंट्स की हमने बात की। उसके बाद अब फोटोसिंथेसिस का जनरल ओवरव्यू देखते हैं। सॉरी सर, इसमें मैं थोड़ा सा अगर इजाज़त दें तो ऐड करना चाहूँगा थोड़ा जी सा। सर। इसमें ना सर, अभी हम ना पिगमेंट्स जो डिस्कस कर रहे हैं ना, यानी एक तो क्लोरोफिल है, उसकी दोनों टाइप्स ए और बी होगी। इसके अलावा जो एसेसरी पिगमेंट्स है ना, यानी इस लफ्ज़ पे अगर हम गौर कर लेना, तो एसेसरी का मतलब होता है मददगार। तो ये जो अदर देन क्लोरोफिल ए जितने भी पिगमेंट्स हैं वो सारे एसेसरी पिगमेंट्स कहलाते हैं। जी और इनका बेनिफिट ये होता है कि जिन वेवलेंथ ऑफ लाइट्स को क्लोरोफिल ए अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उन वेवलेंथ्स को ये जो हमारे पास अदर एसेसरी पिगमेंट्स हैं वो अब्जॉर्ब करते हैं और क्लोरोफिल ए को प्रोवाइड कर देते हैं। जो हम बात करते हैं ना फोटो सिस्टम जो है उसके हवाले से, कि जिसमें एंटीना कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर होता है, तो जो रिएक्शन सेंटर है उसके अंदर ये क्लोरोफिल ए जो है वो प्रेजेंट होता है, और लाइट रिएक्शन जो है ना उसको प्रोसीड जो है वो कर रहा होता है। जी सर, थैंक यू। नेक्स्ट आप इसको करें। बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, ये आगे अभी फोटो सिस्टम भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो जो बातें आपने बताई हैं बहुत शुक्रिया। आगे चलकर हम इनको भी देखते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के ओवरव्यू की बात करें तो इसमें दो पोर्शन होते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन फोटोकेमिकल फेज है फोटोसिंथेसिस की, जिसमें एनर्जी, जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और लाइट रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल टूटते हैं, ऑक्सीजन रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए जाते हैं पिगमेंट मॉलिक्यूल को, और वहाँ से फिर आगे NADP से NADPH बनाए जाते हैं। इसके अलावा लाइट रिएक्शन के दौरान ATP की सिंथेसिस भी होती है। कैसे होती है उसको भी हमने देखना है। और नेक्स्ट ये दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं NADPH और ATP की सिंथेसिस, वो फिर कैल्विन साइकिल में जाते हैं, वहाँ पर कंज्यूम होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है, जिससे आगे ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट और फिर आगे ग्लूकोज बनता है। तो ये ओवरव्यू देख लें। अच्छा, यहाँ पर आप तवज्जो करें, अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो समझ लें कि फोटोसिंथेसिस ख़त्म हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर डायग्राम में आपको सेल नज़र आ रहा है, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नज़र आ रहा है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये ग्रेना का ये वाला पोर्शन जो है वो जूम इन करके अल्ट्रा स्ट्रक्चर में आपको दिखाया गया। तो यहीं पर मैं आपको पूरी फोटोसिंथेसिस समझा देता हूँ होता क्या है। जनरल ओवरव्यू देखते हैं। तो ये ग्रेना की मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के अंदर ये फोटो सिस्टम मौजूद हैं, पिगमेंट मॉलिक्यूल मौजूद हैं, लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए एक फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 की तरफ मूव की होती है। तो इस दौरान H आइन जो है वो यहाँ पर इसके ल्यूमेन में, ये वाली कैविटी जो है ये इसको हम थैलाकॉइड ल्यूमेन कहते हैं, यहाँ पर एक्यूमुलेट होते हैं हाइड्रोजन आइन। और फोटो सिस्टम 1 से जब ये इलेक्ट्रॉन गए हैं तो उस दौरान ये NADPH बनता है। NADP रिडक्टेज एंजाइम NADPH बना देता है। अब इस दौरान दो काम हुए हैं। एक, जब ये लाइट एब्जॉर्ब हुई है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हुए हैं, वो आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की थी लाइट की, इलेक्ट्रॉन ने एक्साइटेड स्टेट में चले गए, आगे हम देखते हैं।
तो उस एनर्जी से हाइड्रोजन आयन को यहाँ पर लाया गया ल्यूमेन के अंदर और फिर आगे NADPH बना लिया गया। अब वो H आयन यहाँ पर इकट्ठे हो गए, यहाँ पर इनका रश बढ़ गया है, तो NADPH बन गया। दूसरा हमने कहा था लाइट रिएक्शन के दौरान ATP बनते हैं। ATP कैसे बनते हैं वो हम आमतौर पर जब देखते हैं जी स्कीम में, तो यहाँ पर इस प्लेस पर ATP बनता हुआ दिखाया जाता है। तो होता क्या है कि इस दौरान H आयन जो है वो ल्यूमेन में इकट्ठे होते हैं, ल्यूमेन में इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। फिर जब इन्होंने बाहर निकलना है तो ये मेम्ब्रेन जो है वो H आयन को नहीं निकलने देती, बैरियर के तौर पर काम करती है। ये ATP सिंथेस, ये मशीनें समझने लगी हुई हैं, ATP बनाने वाली ATP की सिंथेसिस की फैक्ट्री है। H आयन यहाँ से पास आउट होते हैं। जब ये पास आउट होते हैं, कैसे पास आउट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ गई है, तो जैसे ये यहाँ से बाहर निकलते हैं तो उस दौरान ADP और फास्फेट को जोड़कर ATP बना दिया जाता है। तो ये लाइट रिएक्शन में एक NADPH और ATP, ये दो चीज़ें बनती हैं। अब ये आगे ट्रांसपोर्ट कर दी जाती हैं केल्विन साइकिल में, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है। ATP भी इस्तेमाल होते हैं, NADPH भी जो यहाँ से आए हैं वो इस्तेमाल होते हैं। इस्तेमाल होने के बाद आगे ग्लूकोज बनता है, स्टार्च और बाकी प्रोसेस। तो ये है फोटोसिंथेसिस। लाइट को हार्वेस्ट किया गया, लाइट एनर्जी को, उससे NADPH बनाया गया, ATP बनाया गया, उनको लाया गया केल्विन साइकिल में और वहाँ पर इनको यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन की गई और ग्लूकोज बनाया गया। ये इसका जनरल सर ओवरव्यू। एक बात पूछनी थी जी सर, अगर इसको जर्नल वे में कर लिया जाए तो फिर जी ठीक है, या इसको डिटेल में, जैसे फॉर एग्जांपल केल्विन साइकिल है तो इसका हमने याद करना होगा कि पहले ये कंपाउंड बना, इससे ये बना, फिर इतनी एटीपी रिलीज हुई, वो करना है, या मतलब जनरली हम लोग कर लें कि इसमें इतने एटीपी रिलीज होते हैं और ये बनता है, इस तरह से कर लें? ये प्लीज बता दें। देखिए, मैं आपको बताऊं, 2017 में क्वेश्चन आया था लेक्चर बॉटनी के टेस्ट में कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कौन से मॉलिक्यूल हैं। तो उसमें NADPH था, वाटर था और बाकी दो ऑप्शन थे। तो अब यूँ देख लें, अब अगर आपने जर्नल में किया हुआ है ये चीज़ की, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि जर्नल में जो है वो कोई ये करेगा कि जी वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ होती है। जब हम ये डिटेल में करेंगे तो तभी पॉसिबल है। तो मैंने इन नोट्स में ये जो 17 पेजेस हैं, इनमें काफ़ी सारी चीज़ें और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने बोल्ड की हुई हैं। आप इन्हीं को देख लें इंशाल्लाह, तो इन्हीं में से ये आ जाएंगे। बाकी जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाद में आते जाएंगे वो ग्रुप में भी डिस्कस हो जाएंगे। तो कोशिश ये करें कि जितने इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ डिस्कस हो रहे हैं, जो मैं साथ में हाईलाइट भी कर रहा हूँ, बोल्ड भी किए हुए हैं नोट्स के अंदर भी, उनको लाजमी देख लें, वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। सर इसमें असल में ना ये टॉपिक है कंसेप्चुअल, जी बिल्कुल। तो इसमें मतलब मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं माशाल्लाह। जिस तरह से आप समझा रहे हैं हर चीज़ को, जो मेन मेन चीज़ें हैं, तो बेहतर ये है कि वो साथ साथ ना नोट कर ली जाए, यानी बंदा किसी जी पेज पे लिख ले या किसी तरह से, जी तो वो इंशाल्लाह क्लैरिटी हो जाएगी। बिल्कुल सर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवरव्यू के बाद, क्योंकि पहला स्टेप हमने बात की लाइट रिएक्शन होता है, तो सर ये लाइट रिएक्शन। जी जी इसमें से जर्नली कितने एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं जो आ सकते हैं, मतलब 3 4 5, मतलब कितने देखिए, आते होते हैं आमतौर पर? अगर हम प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें और प्लांट फिजियोलॉजी में बायो एनर्जेटिक्स की बात करें जिसमें फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन है, तो इसमें आमतौर पर 2-3 MCQ इन दो टॉपिक्स में से आ जाते हैं। फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन में से 2-3 MCQ आ जाते हैं। जी सर ये फिर फिजियोलॉजी जो है ना बायोकेमिस्ट्री से भी रिलेटेड है, जी तो बिल्कुल। वो दोनों पोर्शन जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से इससे प्रिपेयर हो जाते हैं। जी हाँ। तो नेक्स्ट लाइट रिएक्शन पर आते हैं। तो लाइट रिएक्शन अभी हमने बात की, जिसमें मेन पर्पस क्या है लाइट रिएक्शन का। हमने अभी बात की कि इसमें NADPH बनाना है और ATP बनाना है। कैसे बनेंगे वो अभी हम फोटो सिस्टम पर बात करेंगे। तो अब हम स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा हमें लाइट रिएक्शन को समझने के लिए। तो लाइट रिएक्शन क्योंकि होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो पहले क्लोरोप्लास्ट को देख लें। तो क्लोरोप्लास्ट में 3 मेम्ब्रेन होती हैं। क्लोरोप्लास्ट में 3 मेम्ब्रेन होती हैं। एक उसकी आउटर मेम्ब्रेन है,
जो आपको ये वाली नज़र आ रही है, लेबल की हुई है बाहर वाली। आउटर मेम्ब्रेन में पोरेन प्रोटीन्स होती हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की पोरेन प्रोटीन की सिमिलर होती हैं, ट्रांसपोर्ट को बेसिकली ये कंट्रोल करती हैं। दूसरी इसकी इनर मेम्ब्रेन है, आपको ये नज़र आ रही है, लेबल भी की हुई है ये वाली। इनर मेम्ब्रेन जो है वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो है इसकी फ्लो को फैसिलिटेट करती है और बाकी जो मेटाबोलाइट्स हैं। उसके बाद थर्ड मेम्ब्रेन जो है इसकी वो ये है थाइलाकॉइड। ये जितने भी ये ग्रेना हैं ये सारी मेम्ब्रेन को जो आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रही है ये वाली, ये सारी ये थाइलाकॉइड है, ये थर्ड मेम्ब्रेन है, इनको हम थाइलाकॉइड्स कहते हैं। और थाइलाकॉइड पर ही सारा लाइट रिएक्शन होता है। अब ये थाइलाकॉइड जो है वो ग्रेना की सूरत में भी मौजूद होते हैं, जिसको हम एक यूनिट की बात करें तो ग्रेनम है, ये कलेक्टिवली ये ग्रेना कहलाते हैं। इसके अलावा थैलाकॉइड जो हैं ये वाला पोर्शन जो है जिसको स्ट्रोमा थैलाकॉइड मैंने कहा था कि आगे चलकर बात करेंगे, ये वाला ये पोर्शन जो है ये वाला आपको कर्सर नज़र आ रहा होगा, इस मेम्ब्रेन को स्ट्रोमा थैलाकॉइड कहते हैं और ये वाले ग्रेना थैलाकॉइड। तो ये दोनों मेम्ब्रेन, इन्हीं मेम्ब्रेन के अंदर लाइट रिएक्शन होता है। पिगमेंट्स, मॉलिक्यूल और एंजाइम, इलेक्ट्रॉन कैरियर जितने भी हैं वो सारे इसी मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। और इसका ये जो कैविटी आपको नज़र आ रही होगी ये वाली वाइट कलर में आपको नज़र आ रही है, ये कैविटी जो है ल्यूमेन है, अभी हमने बात की थी। यहाँ पर एच आइन इकट्ठे होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं और उन्हीं के एक्यूमुलेट होने के बाद जब वो बाहर स्टोमा की तरफ मूव करते हैं तो फिर उस दौरान एटीपी बनते हैं। तो इन मेम्ब्रेन के अंदर जो पिगमेंट्स मॉलिक्यूल हैं वो फोटोसिस्टम की सूरत में मौजूद होते हैं। तो दो तरह के फोटोसिस्टम होते हैं, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2। इसके अलावा फोटोसिस्टम के अंदर होता क्या है, असल में काफ़ी सारे पिगमेंट्स मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाते हैं जिनको हम लाइट गैदरिंग एंटीना पिगमेंट्स भी कहते हैं, जो कि लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं। और फिर ये आगे जो नेबरिंग क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैं जो कि रिएक्शन सेंटर में मौजूद होते हैं, क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल वहाँ उसकी तरफ मूव कर देते हैं। तो हर फोटो सिस्टम में जो है वो 100 की तादाद में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हो सकते हैं, कैरोटीनॉइड होते हैं, जिसको हम लाइट हार्वेस्टिंग एंटीना भी कहते हैं। ये आपको सर्कुलर शेप में ये नज़र आ रही है। टोटल ये पूरा एक फोटो सिस्टम आपको दिखाया गया है इस डायग्राम में। तो इसके सेंटर में एक रिएक्शन सेंटर होता है जहाँ पर जो है सारे मॉलिक्यूल जो भी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं वो यहाँ पर रिएक्शन सेंटर को दे देते हैं और रिएक्शन सेंटर में मौजूद क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं। तो जो क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं उनको हम एक टर्म है जिसको हम स्पेशल पेयर के नाम से भी कहते हैं, जो क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल यहाँ पर मौजूद होते हैं उसको स्पेशल पेयर कहते हैं, क्योंकि यही वो मॉलिक्यूल हैं जिनके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं। तो यहाँ पर इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट का आपको पता होना चाहिए। रॉबर्ट इमर्सन ने ये डिस्कवर किया था। उसने ये देखा था कि उसने पहले रेड लाइट दी थी, फोटोसिंथेसिस को मेजर किया था, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसके बाद फिर फार रेड लाइट दी थी उसको मेजर किया था, फिर उसने दोनों लाइट दी कलेक्टिवली। तो जब दोनों लाइट इकट्ठी दी तो उस वक्त रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा था, जब अलग अलग दी तो वो कम था। यानी रेड लाइट का इफ़ेक्ट अकेली का, फार रेड लाइट का अकेली का अलग, इनको कलेक्ट कर लें और दूसरे केस में क्या करें, रेड लाइट और फार रेड लाइट दोनों एक ही वक्त में दे दें। तो जब एक ही वक्त में दी जाती हैं तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है, जब ये अलग अलग दी जाती हैं तो फिर उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है वो इकट्ठी दी जाने वाली कंडीशन से कम होता। क्यों? उसकी रीज़न ये थी कि फोटो सिस्टम जो दोनों मौजूद हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। इस वजह से आगे ये फोटो सिस्टम, इसी वजह से फिर आगे डिस्कवर हुए थे फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। तो फोटो सिस्टम 1 जो है वो मैक्सिमम 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है और फोटो सिस्टम 2 जो है वो 680 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। इस वजह से P680 और P700 भी नाम रखे जाते हैं इनके। तो फोटो सिस्टम जो है इनके नाम 1 और 2 इनकी डिस्कवरी की बेस पर रखे गए हैं और इनके जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर में होते हैं उनको P680
फोटो सिस्टम 2 के और जो फोटो सिस्टम 1 के हैं क्लोरोफिल ए के मालिक्यूल रिएक्शन सेंटर में, उनको P700 कहा जाता है। और ये भी बात जहन में रख लें कि ये फोटो सिस्टम है, ये मेम्ब्रेन के अंदर मोबाइल होते हैं, मतलब ये मूव करते हैं, ये अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। जहाँ पर लाइट ज़्यादा होती है तो ये उस साइड पे ये मूव कर जाते हैं ताकि मैक्सिमम लाइट को कैप्चर कर सकें। यहाँ पर आपको फोटो सिस्टम नज़र आ रहा है, लाइट एब्जॉर्ब करती है, ये सारे एंटीना कम्प्लेक्स हैं और ये रिएक्शन सेंटर है। तो अब इन फोटो सिस्टम में पहले फोटो सिस्टम 2 की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन है या जो मेजर प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, उसमें पहले फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व होता है। और अक्सर ये सवाल भी पूछा जाता है, जी ये पहले फोटो सिस्टम 2 क्यों है और फोटो सिस्टम 1 क्यों है? तो जी ऐसा है, पहले फोटो सिस्टम 1 डिस्कवर कर लिया था हमने और बाद में फोटो सिस्टम 2 डिस्कवर किया था। तो नाम इनके रख दिए गए। जब इसका डिटेल सारी पता चली तो पता ये चला कि जो हमने बाद में डिस्कवर किया असल में वो फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म में लाइट रिएक्शन में वो पहले आता है, उसका रोल पहले है। तो बहरहाल तो ये इसका आंसर है। तो फोटो सिस्टम 2 जो है उसमें लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स होते हैं, जो भी हमने आपको दिखाया, एंटीना कम्प्लेक्स हैं, और इसमें 250 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है फोटो सिस्टम 2 में। और जो लाइट एब्जॉर्ब होती है जो फोटोन की सूरत में, वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं, वो अपनी एनर्जी को आगे रिएक्शन सेंटर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और रिएक्शन सेंटर से फिर आगे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं। एक्साइट होने के बाद प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसका फियोफाइटिन है। ये चीज़ याद रखने वाली है, ये पूछी जाएगी। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फोटो सिस्टम 2 का कौन सा है? फियोफाइटिन। और जब फियोफाइटिन ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर देता है तो जो फोटो सिस्टम है, ठीक है, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर है, वो ऑक्सीडाइज स्टेट में चला जाता है। अच्छा, तो फियोफाइटिन जो है वो एक्चुअली क्लोरोफिल से मिलता जुलता ही स्ट्रक्चर इसका, मॉडिफाइड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ही समझ लें, प्रोटॉन होते हैं मैग्नीशियम की जगह। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करता है, अब ये यहाँ पर लाइट आई, लाइट आने के बाद इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, तो एक्साइटेड स्टेट में चला गया रिएक्शन सेंटर, उसने अपने इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन को दे दिए। फियोफाइटिन ने फिर आगे ये अपने इलेक्ट्रॉन पास आउट कर दिए प्लास्टोक्विनोन को, फिर आगे वो साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के पास चले गए, फिर आगे वो प्लास्टोसाइनिन के पास चले जाते हैं। वो आगे चलकर हम देखते हैं वो फोटो सिस्टम 1 के अंदर। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन के पास आए हैं, फियोफाइटिन से फिर आगे ये साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के पास जब आते हैं तो ये साइटोक्रोम कम्प्लेक्स हाइड्रोजन आयन को स्ट्रोमा से ल्यूमेन के अंदर मूव करता है। ये वाला ल्यूमेन का रीजन है, तो स्ट्रोमा से ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोजन आयन को मूव करा देता है, तो ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन इकट्ठे एक ग्रेडियंट डेवलप करता है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इसके चले गए हैं, यहाँ पर वैकेंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? तो यहाँ पर फोटो सिस्टम 2 में एक ऑक्सीजन इवॉल्विंग कम्प्लेक्स मौजूद होता है। अभी रिसेंटली सवाल पूछा हुआ था किसी ने, जी जो फोटोलाइसिस है या वाटर की जो ब्रेक डाउन है इस दौरान होती है, वो फोटो सिस्टम 2 पर ही क्यों होती है, फोटो सिस्टम 1 में क्यों होती है? उसकी रीज़न ये है कि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कम्प्लेक्स मैंगनीज स्टेबलाइजिंग प्रोटीन भी कहते हैं कि ये यहाँ पर मौजूद होते हैं। इसमें मैंगनीज एटम क्लस्टर की सूरत में मौजूद होते हैं। ये मैंगनीज स्टेबलाइजिंग प्रोटीन क्या करते हैं, ये वाटर की लाइसिस कराते हैं, वाटर टूटता है, टूटने के बाद इसके इलेक्ट्रॉन आगे, ये जो वैकेंसी यहाँ पर क्रिएट हुई है, इसके अपने इलेक्ट्रॉन तो चले गए हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दोबारा फिल हो जाते हैं वाटर के, हाइड्रोजन आयन मूव हो जाते हैं उस स्ट्रोमा के अंदर, वहाँ से फिर आगे ल्यूमेन में साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के ज़रिए जाते हैं और ये ऑक्सीजन इस दौरान प्रोड्यूस होती है। तो ये सारा काम ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कम्प्लेक्स है। जी प्रोटॉन्स जो है जब, सर मेरी बात सुनिएगा सर, प्रोटॉन्स जो है जब इसमें प्रोड्यूस होते हैं तो पहले स्ट्रोमा में जाते हैं, वहां से फिर ल्यूमन में जाते हैं और दोबारा ल्यूमन से जो है वो स्ट्रोमा में जाते हैं केल्विन साइकिल में। जी मैं बता दूं, यहाँ पर आप देखें ये वाला ये मेंशन है यहाँ पर जी, प्रोटॉन जो है जब फोटोलाइसिस होती है, देखें स्ट्रोमा में ढेर सारी मिकदार में हाइड्रोजन आयन मौजूद होते हैं, प्रोटॉन मौजूद हैं, ल्यूमेन में भी मौजूद होते हैं आम हालात में भी। अब क्या है, कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है। जब ये लाइट रिएक्शन हो रहा होता है तो उस दौरान जब ये इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम से पास हो रहे हैं यहाँ पर,
तो साइटोक्रोम कम्प्लेक्स स्ट्रोमा के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स को ल्यूमेन के अंदर मूव करा देता है। एक तो ल्यूमेन के अंदर यहाँ से इकट्ठे हो गए, दूसरा यहाँ पर अगर हम देखें जहाँ पर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कम्प्लेक्स है, ये क्या करता है, वाटर की फोटोलाइसिस करता है। इस फोटोलाइसिस के दौरान इलेक्ट्रॉन जो वैकेंसी क्रिएट हुई है, रिएक्शन सेंटर के इलेक्ट्रॉन आगे चले गए हैं, उसको फिलअप कर देते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और जो प्रोटॉन है वो यहाँ पर वो कह रहा है जी ये प्रोटॉन जो रिलीज होते हैं वो थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में चले जाते हैं। तो यहाँ इस दोनों सूरतों में होता क्या है कि ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन ढेर सारी मिकदार में इकट्ठे हो जाते हैं, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है एज कंपेयर टू स्ट्रोमा। अब चूंकि स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम है, ल्यूमेन के अंदर ज़्यादा है, तो उन्होंने बाहर मूव आउट करना है, तो मेम्ब्रेन जो है थैलाकॉइड की वो इनको मूव आउट नहीं होने देती। सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो एटीपी सिंथेज का, जो अभी मैंने पिछले डायग्राम में दिखाया था, वहाँ से ये मूव आउट होते हैं तो उस दौरान एटीपी बनते हैं। तो एक ही रास्ता होता है एटीपी सिंथेज का, वहीं से जब ये मूव आउट होते हैं तो एटीपी बनते हैं। जी आगे चलें। यस सर। ठीक हो गया। तो ये फोटो सिस्टम 2 को आप यहाँ पर देख लें। इसमें क्या है जी, लाइट आ रही है, एंटीना कम्प्लेक्स हैं, ये लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और आगे कहाँ दे रहे हैं, रिएक्शन सेंटर को लाइट एनर्जी दे रहे हैं। रिएक्शन सेंटर से आगे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए हैं, वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन के पास चले जाते हैं, वो फिर प्लास्टोक्विनोन के पास, और वो साइटोक्रोम कम्प्लेक्स। और यहाँ पर देखें एटीपी, एडीपी से एटीपी वो बनता हुआ दिखा रहा है, जो मैंने स्टार्ट में बात की थी। यहाँ एटीपी क्यों बताता है, बनाता है जी, वो इसलिए दिखाते हैं कि क्योंकि ये साइटोक्रोम कम्प्लेक्स ही क्या कर रहा है, यहाँ पर देखें हाइड्रोजन आयन को ल्यूमेन के अंदर मूव करा रहा है, और यही हाइड्रोजन आयन जो ल्यूमेन के अंदर हैं, यही तो वजह बनते हैं एटीपी के बनने की। तो यहाँ पर एटीपी इसी साइटोक्रोम कम्प्लेक्स की वजह से ही बनते हैं, इसलिए हम एटीपी को यहाँ पर अक्सर बुक में यहाँ पर मेंशन किया होता है, क्योंकि आगे कोई प्लेस ही नहीं है जहाँ पर मेंशन करें। बहरहाल वो होता क्या है, केमियोस्मोसिस के जरिए जब एटीपी से एटीपी बनते दौरान हाइड्रोजन आयन जो है वो मूव आउट होते हैं ल्यूमेन से। तो ये फोटो सिस्टम 2 का, और यहाँ पर वाटर की फोटोलाइसिस होती है, ये भी आपने याद रखना है, फोटो सिस्टम 2 पर होती है। उसके बाद फोटो सिस्टम 1 है, जो कि इसी री स्कीम में दूसरे नंबर पर होता है। तो फोटो सिस्टम 1 में भी लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स होता है, एंटीना कम्प्लेक्स है, जिसको हम LHC1 कहते हैं। इसमें जो क्लोरोफिल मालिक्यूल है वो कम होते हैं, 80 से 120 तक होते हैं। जब इसके ऊपर फोटान जो है, लाइट के फोटान स्ट्राइक करते हैं, तो ये आगे सारे मालिक्यूल, सारी एनर्जी जो भी कैप्चर करते हैं वो P700 जो इसका रिएक्शन सेंटर उसको दे देते हैं। यहाँ से जाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं वो आगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे देते हैं, फेरोडेक्सिन। उसके बाद फिर ये आगे इलेक्ट्रॉन जो है वो NADP रिडक्टेज एंजाइम क्या करता है, उनसे NADP प्लस और इलेक्ट्रॉन को मिला के हाइड्रोजन आयन जो मौजूद होते हैं उनसे NADPH बनाता है। तो यहाँ पर देखें NADPH बन रहे हैं फोटो सिस्टम 1 में, उधर ATP बन रहा था। तो ये दोनों का जो है एक्चुअल काम है, और ये बाद में होता है फोटो सिस्टम 1 रीस्क्रीन में। तो यहाँ पर इसकी हम डिटेल देखेंगे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब हुआ क्या, फोटो सिस्टम 1 में अभी हमने बात की कि यहाँ लाइट एनर्जी इसके एंटीना कम्प्लेक्स ने एब्जॉर्ब की, एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए। उसके बाद इसके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फेरोडेक्सिन के पास गए, फेरोडेक्सिन ने आगे NADP रिडक्टेज ने क्या किया, फेरोडेक्सिन से इलेक्ट्रॉन लेकर आगे NADP और NADPH से NADPH बना दिया। अब इसकी भी वैकेंसी क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पर वाटर तो है नहीं जो इसकी वैकेंसी को फिल करे, तो क्या होता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए हैं वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 के, वो अब यहाँ पर यूँ देख लें NADPH बन गया है, इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए हैं, अब इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन है नहीं जो आगे एक्साइट होंगे। अब क्या होता है, आगे क्या होगा, तो आगे सारा प्रोसेस इस तरह से होता है कि फोटो सिस्टम 2 लाइट एब्जॉर्ब करता है, रिएक्शन सेंटर के पास आती है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स जो कि ATP बनाने में हाइड्रोजन आयन को मूव इन करा देता है ल्यूमेन के अंदर, फिर वो आगे प्लास्टोसाइनिन के पास जाते हैं। और यहाँ जो इसकी वैकेंसी बनी थी, इसके अपने जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए थे
फोटो सिस्टम 1 के, वो वैकेंसी फिल हो जाती है। जैसे ही वो वैकेंसी फिल होती है वो इलेक्ट्रॉन फिर से एक्साइट हो जाते हैं लाइट एब्जॉर्ब करके, क्योंकि लाइट तो मौजूद है। तो वो एक्साइट होकर फिर आगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फेरोडेक्सिन और उसके बाद NADP रिडक्टेज क्या करता है, NADPH बना देता है। तो ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। तो अब इसकी जो वैकेंसी क्रिएट हुई वो कौन फिल करेगा, वो ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर फोटोलाइसिस होगी, जो हम डिटेल उधर देख कर रहे हैं। फोटोलाइसिस के दौरान वाटर के इलेक्ट्रॉन ये वैकेंसी को फिल कर देंगे वही, और फिर आगे जब तक फोटोसिंथेसिस होती रहेगी जितनी भी वैकेंसीज बनेंगी वो वाटर के मॉलिक्यूल ही पूरी करेंगे। यानी ये फोटो सिस्टम बनने के बाद पहली दफ़ा इन्होंने फोटोसिंथेसिस में अपना हिस्सा लिया था, उस वक्त इनके अपने इलेक्ट्रॉन गए थे बस। उसके बाद इनके अपने इलेक्ट्रॉन नहीं होते। उसके बाद जब इनके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं वो असल में वाटर के इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ एक दफ़ा इस फोटो सिस्टम 2 में आते हैं वो वापस नहीं आते, क्योंकि वो फिर आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन फोटो सिस्टम 1 और इसके बाद इसके जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और आगे वही इलेक्ट्रॉन NADPH बनाने में इस्तेमाल हो जाते हैं। तो इसलिए हम इसको नॉन साइक्लिक, ये इरिवर्सिबल है, ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है। तो ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि यहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस हो रही है। ये फोटो सिस्टम 2 है, ये वाला रीजन जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला। तो यहाँ पर क्या है, ये रिएक्शन सेंटर है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए हैं, एक्साइट होने के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए आगे जा रहे हैं। यहाँ पर मैंगनीज स्टेबलाइजिंग कम्प्लेक्स है या प्रोटीन है वो मौजूद है। आगे फिर ये इसी मेम्ब्रेन के अंदर से जा रहे हैं और यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर देखें ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा से ये हाइड्रोजन आयन जो है ये मूव इन हो रहे हैं मेम्ब्रेन के अंदर से, और ये कौन करा रहा है, ये साइटोक्रोम कम्प्लेक्स करा रहा है। साइटोक्रोम कम्प्लेक्स हाइड्रोजन आयन को मूव इन कराता है थाइलाकॉइड ल्यूमेन के अंदर, और फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे चले जाते हैं, प्लास्टोसाइनिन को दे देता है साइटोक्रोम कम्प्लेक्स, क्योंकि साइटोक्रोम कम्प्लेक्स हाइड्रोजन आयन को ल्यूमेन के अंदर मूव करा के प्लास्टोसाइनिन को दे देता है, वो आगे फोटो सिस्टम 1 को दे देता है। जैसे ही इसके पास आते हैं ये फिर लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और फिर फेरोडेक्सिन और यहाँ पर NADPH बनता है। और यहाँ पर जो H इकट्ठे हुए हैं उन्होंने स्ट्रोमा में जाना है तो जा नहीं सकते, वो क्या करते हैं, वो फिर यहाँ से कहाँ आते हैं, वो ATP सिंथेज कम्प्लेक्स है, वो यहाँ से निकलते हैं। जैसे ही वो यहाँ से निकलते हैं तो ये ATP सिंथेज क्या करता है, ये इसको मूव कराते हैं। ठीक है, आप एनिमेशन में देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा, ये मूव होता है बिल्कुल, और उस दौरान ATP बन जाते हैं। ये है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। उसके बाद साइक्लिक फास्फोराइलेशन, देखें समटाइम ऐसा होता है कि ATP की कमी हो जाती है, फोटोसिंथेसिस के दौरान ज़्यादा ATP चाहिए, तो जो फोटो सिस्टम 1 है उसमें ये एबिलिटी है कि वो ATP बना सकता है शॉर्टकट मेथड के ज़रिए। तब वो क्या करता है, उसमें होता ये है कि मैं आपको डायग्राम से ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, टाइम काफ़ी हो गया है। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं फेरोडेक्सिन, उसके बाद ये अपने इलेक्ट्रॉन NADPH बनाने के बजाय ये ट्रांसफ़र कर देता है प्लास्टोक्विनिन को। ये प्लास्टोक्विनिन को के पास जब आ जाते हैं, प्लास्टोक्विनिन से फिर साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के बाद उसके बाद फिर प्लास्टोसाइनिन के पास आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, हमने पढ़ा था कि साइटोक्रोम कम्प्लेक्स ATP बनाने में इन्वॉल्व होता है। तो अब चूंकि ये फेरोडेक्सिन ने आगे NADPH रिडक्टेज की तरफ मूव नहीं कराए, NADPH नहीं बनवाया, प्लास्टोक्विनोन को दिए हैं, प्लास्टोक्विनोन ने साइटोक्रोम कम्प्लेक्स को, और फिर वो प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से हमने पढ़ा है कि वो हमेशा फोटो सिस्टम 1 की तरफ आते हैं। तो इस दौरान ये ATP बन गया। तो ये साइक्लिक फास्फोराइलेशन है। ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ आएंगे, लाइट एब्जॉर्ब होगी, फिर एक्साइट होंगे, फिर इसी पाथवे से ATP के लिए H जो है वो ल्यूमेन के अंदर मूव कराएंगे, वो वहाँ से ATP सिंथेस से निकल कर जो है वो ATP बनवाते जाएंगे, और ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा। इसको कहते हैं साइक्लिक फास्फोराइलेशन। तो ये था सारा लाइट रिएक्शन। तो उसके बाद डार्क रिएक्शन या केल्विन बेंसन साइकिल है। केल्विन बेंसन साइकिल मैंने इसलिए लिखा है कि कुछ बुक्स में अभी भी केल्विन बेंसन साइकिल लिखा हुआ है। मेल्विन केल्विन की हमने बात की थी, उसने इसको डिस्कवर किया था। इसमें होता क्या है,
इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है और इसको हम C3 पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। और इस रिएक्शन के दौरान, इस साइकिल के दौरान ATP और NADPH जो कि लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस हुए हैं, अभी हमने डिस्कस किए हैं, वो यहाँ पर यूज़ हो जाते हैं। और चूंकि इस रिएक्शन के लिए लाइट रिक्वायर नहीं है, तो इस वजह से लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन शुरू में ये कहा जाता था कि ये अंधेरे में होता है, बहरहाल उसकी तरफ हम नहीं जाते। तो केल्विन साइकिल कहाँ पर होता है जी? केल्विन साइकिल स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा की हमने बात की, जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है वहाँ पर ये रिएक्शन होता है, क्योंकि इसके एंजाइम स्ट्रोमा के अंदर मौजूद होते हैं। और ये पाथवे मेल्विन केल्विन और इसके एसोसिएट्स एंड्रयू बेंसन और जेम्स बेशम ने किए थे। एंड्रयू बेंसन को इसने हायर किया था, तो काम सारा इसके असिस्टेंट ने किया था। मेल्विन केल्विन की अपनी लैब थी। तो हुआ यूं कि जब ये सारा पाथवे इन्होंने डिस्कवर कर लिया, एंड्रयू बेंसन ने और जेम्स बेशम ने, तो मेल्विन केल्विन ने एंड्रयू बेंसन को फायर कर दिया जॉब से, क्योंकि एंड्रयू बेंसन ने जेम्स बेशम को कहा था, जी हमने ये काम किया तो हमें भी क्रेडिट मिलना चाहिए, साइटेशन में हमारा भी नाम आना चाहिए। तो मेल्विन केल्विन तक जब ये बात पहुंची तो उसने इनको जॉब से निकाल दिया था। एंड्रयू बेंसन फिर कोर्ट चला गया था। बहरहाल एंड्रयू बेंसन के पास ना तो लैब थी ना कुछ, चूँकि वो इसके पास जॉब कर रहा था, तो नोबेल प्राइज़ का क्रेडिट मेल्विन केल्विन के पास ही रहा और इसको नोबेल प्राइज़ मिला था 1961 में। तो केल्विन साइकिल क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है, जहाँ पर ATP और NADPH यूज़ होते हैं, हमने बात की है। तो केल्विन साइकिल के आसानी के लिए हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। पहले है कार्बोक्सिलेशन होती है। पहले स्टेप में जब रेबेलोज बिसफास्फेट 1,5 बिसफास्फेट हम जिसको कहते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ आकर जुड़ता है, रूबिस को ये काम कराता है और इस दौरान 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। क्योंकि 5 कार्बन का होता है रेबेलोज 1,5 बिसफास्फेट, एक कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का 6 बनते हैं, तो वो फिर आगे स्प्लिट होता है, टूट जाता है और 3 फास्फोग्लिसरेट बनाता है। दूसरा क्या है, ये 3 फास्ट, दूसरा स्टेप इसका केल्विन साइकिल का या दूसरा पोर्शन 3 फास्फोग्लिसरेट जो है उसकी रिडक्शन होती है और क्या बनता है, ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट बनता है। इस दौरान NADH और ATP यूज होते हैं। उसके बाद RUBP या रेबेलोज 1,5 बिसफास्फेट दोबारा रीजनरेट किया जाता है। ये केल्विन साइकिल आपको नजर आ रहा होगा। तो हम आसानी के लिए 3 कार्बन मॉलिक्यूल और 3 मॉलिक्यूल रेबेलोज 1,5 बिसफास्फेट के लेते हैं जी। तो होता कि ये 5 कार्बन कंपाउंड है, ये बॉल से सर्कल से जो है ये समझ लें कार्बन है, तो ये जब इसके साथ जुड़ते हैं तो 6 कार्बन का कंपाउंड बनता है और वो फौरन ही टूट जाता है। किसी ने नहीं देखा वो 6 कार्बन वाला कैसा होता है। बनना तो 6 वाला चाहिए, एक इधर आएगा तो इसके 6 बन जाएंगे, इधर आएगा तो ये 6, इधर आएगा तो ये 6, तो ये टूट जाते हैं और उस दौरान 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल बन जाते हैं। 3 अगर 6 वाले होंगे तो उससे 3 वाले कितने निकलेंगे, वो 6 मॉलिक्यूल निकलेंगे 3 फास्फोग्लिसरेट के। इस दौरान ATP जो कि लाइट रिएक्शन से बनकर आए हैं, NADPH जो बनकर आए हैं वो यूज़ होंगे और इस दौरान ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के 6 मॉलिक्यूल बनेंगे। अब इन 6 में से एक मॉलिक्यूल केल्विन साइकिल से बाहर चला जाता है। ये यूँ समझ लें कि एक साइकिल हो गया, एक बाहर चला जाता है, बाकी जो 5 बचे हैं वो फिर आगे लास्ट जो स्टेप है रीजनरेशन का, उसमें फिर इसको रीजनरेट कर दिया जाता है। इस दौरान भी ATP मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं और 5 मॉलिक्यूल हैं ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के। इसकी रीजनरेशन करके 5 कार्बन वाले, ये 3 कार्बन वाले 5 हैं, तो 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल रेबेलोज 1,5 बिसफास्फेट के बनाए जाते हैं और ये साइकिल इस तरह से चलता है। तो ये समरी सी बताई हुई है केल्विन साइकिल की। फर्स्ट स्टेज जो है केल्विन साइकिल की, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होती है रेबेलोज 1,5 बिसफास्फेट के साथ। उसके बाद कार्बोक्सिलेशन होती है इसकी, जो 5 कार्बन मॉलिक्यूल है रेबेलोज 1,5 बिसफास्फेट का, वो 6 कार्बन का प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ बट
नो वन हैज़ आइसोलेटेड सच अ मालिक्यूल, अभी तक कोई ऐसे मालिक्यूल की आइसोलेशन नहीं हुई। और ये फिर रूबिस्को क्या करता है, ठीक उसके ये आगे इसको कैटलाइज करता है, 3 फास्फोग्लिसरेट एंजाइम बनाता है, नहीं रूबिस्को तो अटैच करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, फिर ये आगे टूट जाता है और ये बनता है 3 फास्फोग्लिसरेट। रूबिस्को की बात की है जी, रूबिस्को जो है वो मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है इस प्लेनेट के ऊपर। तो यहाँ उसकी अमाउंट बता रहा है कि 10 to 20% ऑफ सॉल्युबल लीफ प्रोटीन इज रूबिस्को। और एक अंदाजे के मुताबिक अगर रूबिस्को की टोटल अमाउंट प्लांट से कलेक्ट करके रख दी जाए तो ये 40 मिलियन टन बनती है, या यूं समझ लें कि हर एक इंसान के लिए 7 किलोग्राम रूबिस्को आएगी। तो इतनी ज़्यादा मिकदार में ये प्लांट्स में मौजूद है। कैल्विन साइकिल की सेकंड स्टेज है, उसके दौरान वही 3 फास्फोग्लाइसरेट मालिक्यूल जो है जो बने थे पहले स्टेज में, उनसे आगे ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट बनाए जाते हैं। तो इस दौरान एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम ग्लाइसरेट 1,3 बिसफास्फेट कहते हैं। यहाँ पर आगे मैंने डायग्राम इसकी दिखाई हुई है, वो डिस्कस करते हैं। तो इसके सेकंड रिएक्शन, पहले क्या होता है जी, एटीपी यूज़ होते हैं, 3 फास्फोग्लिसरेट से एटीपी बनते हैं, तो 1,3 बिसफास्फोग्लिसरेट बनता है, ग्लिसरेट 1,3 बिसफास्फेट बनता है, ये वाला मालिक्यूल जो आपको नज़र आ रहा है, कर्सर आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसमें जो एटीपी कंज्यूम हुए उन्होंने असल में अपने फास्फेट ग्रुप जो है इसको डोनेट कर दिए हैं, तो 2 फास्फेट लग गए हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, NADH क्या करते हैं, इसकी रिडक्शन करते हैं और इसमें से ये फास्फेट रिमूव हो जाता है और ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट बन जाता है। और 6 मालिक्यूल, अगर हाँ जैसे हमने 3 मालिक्यूल लिए थे RUBP के और 3 कार्बन डाइऑक्साइड के, तो 6 बनेंगे। तो 6 में से यहाँ पर उसने मेंशन किया कि आउट ऑफ एवरी 6 मालिक्यूल एक G3P जो है वो कैल्विन साइकिल से बाहर चला जाता है, बाकी 5 रीजनरेट होते हैं और एबिलोस बिसफास्फेट बनते हैं और ये साइकिल यूं ही चलता रहता है। तो यहाँ पर ये बात मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है जो आपको इधर डायग्राम में बता दी है। तो आई थिंक टाइम काफ़ी हो गया है, मैंने मज़ीद डाटा ऐड किया हुआ था, नोट्स में तो सेंड कर दिया है। आप लोग बताएं यहीं पर फोटोसिंथेसिस को ख़त्म कर दें या आगे मैंने फोटो रेस्पिरेशन, C4 पाथवे और कैम पाथवे ऐड किया हुआ है। आप कहते हैं तो उसको डिस्कस कर लेते हैं या टाइम काफ़ी हो गया है? बाबर साहब वो क्या होता है कि क्या मैं बोलूं कि ना बोलूं, बोलो बोलो। वो कैंप पाथवे वगैरह लाजमी बताए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी, मैं डिस्कस कर लेता हूँ, काइंडली थोड़ी देर और बेयर कर लें। सर हम वेट नहीं, हम सुन रहे हैं, शौक सुन रहे हैं सर, आप लगे रहें। अच्छा जी, ठीक है जी। यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है फोटोसिंथेसिस को, जिसमें मैं मुख्तसर सा बताऊं तो हमने लाइट रिएक्शन में देखा कि उस दौरान ATP और NADPH हमने बनाए। अच्छा, उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट किए गए स्ट्रोमा में क्या हुआ कि कैल्विन साइकिल हुआ जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हुई और उससे ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट बना। यहाँ पर ग्लूकोज का मैंने जिक्र नहीं किया, तो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट पहला विजिबल कंपाउंड है जो कि कैल्विन साइकिल से बनता है और यही आगे जाकर ग्लूकोज भी बनाता है, स्टार्च भी इससे बनते हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट है कैल्विन साइकिल का वो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट है। ओके, तो अब यहाँ पर रूबिस्को की हम बात कर रहे थे, तो उसका भी कमाल देखते हैं। यहाँ पर RUBP रेबुलोज 1,5 बिसफास्फेट ऑक्सीजनेज कार्बोक्सिलेज या जिसको हम रूबिस्को एंजाइम कहते हैं, ये मेजर प्लेयर है इस कैल्विन साइकिल का और इट्स लाइक अ गुड फ्रेंड विद अ बैड हैबिट, जैसा कि जैगम साहब हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है जी, इसमें कार्बन फिक्सेशन होती है, हमने अभी पढ़ा। तो रूबिस्को की एक बुरी आदत है, वो ये कि सम टाइम ये कार्बन डाइऑक्साइड की जगह सबस्ट्रेट के तौर पर ऑक्सीजन को पिकअप कर लेता है और इस प्रोसेस को हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जूम करके अगर दिखाऊं तो जब
रेबुलोज 1,5 बिसफास्फेट के साथ ऑक्सीजन मिलेगी तो दो कंपाउंड बनते हैं, फास्फोग्लाइकोलेट और 3-फास्फोग्लिसरेट। 3-फास्फोग्लिसरेट तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, केल्विन साइकिल में ये बनता है, लेकिन ये फास्फोग्लाइकोलेट जो है ये एक यूं समझ लें कि एक बाई प्रोडक्ट है या बुरी चीज़ है, जो कि इस रुबिस्को की इस हरकत की वजह से जब ये ऑक्सीजन के को एज अ सबस्ट्रेट ले लेता है तब ये बनती है। तो ये आगे एक पूरा पाथवे चलता है जिसको हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो कब होता है जी, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर मेंशन किया है जब प्लांट अपने स्टोमेटा क्लोज करता है, कब हाई टेम्परेचर के दौरान, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्मियों की बात कर लें, तो अपने वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, तो उस दौरान क्या होता है, जो ऑक्सीजन है फोटोसिंथेसिस के दौरान बनी थी, लाइट रिएक्शन के दौरान हमने देखा जब फोटोलाइसिस हुई थी, वो लीव के अंदर एक्यूमुलेट होती जाती है, इकट्ठी होती जाती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो अब ये फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट कब हो जाती है, जैसे ही रुबिस्को ऑक्सीजन को एज अ सबस्ट्रेट अटैच करता है RUBP के साथ, तो उस दौरान ये फास्फोग्लाइकोलेट और 3-फास्फोग्लिसरेट बनते हैं। तो एक इसमें 3 कार्बन कंपाउंड है और एक 2 कार्बन कंपाउंड, ये फास्फोग्लाइकोलेट जो है ये 2 कार्बन कंपाउंड है। इस वजह से इसको C2 साइकिल भी इसी वजह से ही कहते हैं। अब ये 3-फास्फोग्लिसरेट मैंने कहा कि ये एक नॉर्मल कंपाउंड है, केल्विन साइकिल का इंटरमीडिएट के तौर पर अभी हमने डिस्कस किया बना था, जबकि ये जो फास्फोग्लाइकोलेट है ये साइकिल में इंटर नहीं होता। इसके जो 2 कार्बन हैं जो कि फिक्स हुए हैं, ये कहाँ से आए ये कार्बन, ये आए RUBP से, राइबोलोज 1,5 बिसफास्फेट से आए हैं। तो ये 2 कार्बन जो है वो किसी काम के नहीं है केल्विन साइकिल के। तो यूँ समझ लें कि ये 2 कार्बन चोरी हो जाते हैं साइकिल से फास्फोग्लाइकोलेट की सूरत में। अब होता क्या है कि तमाम फोटोसिंथेटिक प्लांट में जो फास्फोग्लाइकोलेट बनता है, रुबिस्को की हरकत की वजह से बना है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी की वजह से, इसको ग्लाइकोलेट पाथवे में भेज दिया जाता है। ग्लाइकोलेट पाथवे क्या है वो हम अभी ये तफसील से देखने वाले हैं, डायग्राम में ही इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहरहाल जब ये इस पाथवे के पास ये जो कार्बन थे, 2 कार्बन चोरी हुए हैं, वो जाते हैं फास्फोग्लाइकोलेट की सूरत में, तो इसमें से इसके जितने भी जाते हैं उसमें 75% जो रिड्यूस कार्बन है वो रिकवर हो जाते हैं फास्फोग्लाइकोलेट पाथवे से, और जो 25% कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में रिलीज हो जाते हैं। तो लॉस हो जाता है 25% कार्बन का, और साथ में ये प्रोसेस भी, ये नया पाथवे भी, एक नया अजाब भी आ जाता है। तो ग्लाइकोलेट पाथवे जो है इसमें ये लाइट डिपेंडेंट जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन चूँकि इसमें इन्वॉल्व होती है, आगे हम उसकी बात करते हैं, उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ऑक्सीजन यूज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो इस वजह से हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड, चूँकि रेस्पिरेशन में हम देखते हैं कि ये प्रोड्यूस हो रही है, तो इस वजह से हम इसको फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, लाइट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। लाइट डिपेंडेंट ऑक्सीजन है, क्यों है जी, ये लाइट रिएक्शन के दौरान ये बनेगी ऑक्सीजन, कहाँ से आई है, लाइट रिएक्शन के दौरान आई है। अच्छा जी, देखें जी हुआ क्या, यहाँ पर आ जाएं, रेबुलोज बिसफास्फेट 1,5 बिसफास्फेट, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ी है, रुबिस्को ने ये काम किया है, तो उसने क्या बना दिया, फास्फोग्लाइकोलेट बनाया। जो 3-फास्फोग्लिसरेट है वो तो केल्विन साइकिल में चला जाएगा, फास्फोग्लाइकोलेट को जो है वो आगे मूव करा दिया जाएगा, वो पेरोक्सिसोम के पास जाएगा, वहाँ से ये ग्लाइकोलेट में चेंज होगा, फास्फेट इसका रिमूव कर दिया गया है, ग्लाइकोलेट फिर ये ग्लाइऑक्सिलेट, उसके बाद ये ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये ग्लाइसिन जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। देख लें कितना लेंथी प्रोसेस है, क्लोरोप्लास्ट, उससे फिर पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम से फिर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, ग्लाइसिन को जो है वो सेरीन में चेंज करते हैं। इस दौरान देखें जी NADH बनने, अच्छा सेरीन जो है वो आगे फिर दोबारा से पेरोक्सिसोम में आ जाता है, उससे फिर आगे हाइड्रोक्सी पायरुवेट बनाया जाता है, उससे फिर NADH जो इधर बने हैं वो इधर कंज्यूम हो रहे हैं, फिर ग्लिसरेट बनाया जाता है, और वो ग्लिसरेट फिर दोबारा से वापस आता है, ATP कंज्यूम हो रहे हैं, जी हाँ, लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है, जो ATP लाइट रिएक्शन के बने थे वो यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, उल्टा केल्विन साइकिल में इस्तेमाल होना चाहिए था, यहाँ इसको
रुबिस्को की गलती की वजह से ये एटीपी इधर लगाने पड़ रहे हैं। तो ये क्या करता है, ग्लिसरेट को 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर देता है और ये फिर आता है। तो जो एक सिंपल सा प्रोसेस इधर ही 3-फॉस्फोग्लिसरेट कंज्यूम हो जाना था, वो इतना पाथवे जो है वो कवर करके आया है और फिर वापस आया है। तो इसको हम क्या कहते हैं जी, ये एक ड्रॉबैक है रुबिस्को का, कि ये रुबिस्को की वजह से लॉस होता है एनर्जी का। तो अब इसको ओवरकम करने के लिए प्लांट के पास 2 स्ट्रेटेजीज हैं, एक C4 पाथवे है और एक कैम पाथवे है। तो हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं, बिल्कुल मुख्तसर से हैं, उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने मेंशन किए हुए हैं। C4 पाथवे वो यहाँ पर वो बताता है कि जो ट्रॉपिकल ग्रासेस, ठीक है, आमतौर पर मेज़, सोरगम हो गया, शुगर केन हो गया, ये क्या करते हैं, ये रुबिस्को को जो है वो जो मीजोफिल सेल हैं वहाँ पर नहीं रखते, यानी कैल्विन साइकिल को उधर नहीं कराते। कहाँ, ये अभी हम देखते हैं। तो एक अलग पाथवे के ज़रिए जो है, जिसको हम हैच स्लैक साइकिल भी कहते हैं, उसकी रीज़न ये है कि मार्शल डी हैच और सी रॉजर स्लैक ने इस पाथवे को डिस्कवर किया था, 2 प्लांट फिजियोलॉजिस्ट थे, उनकी वजह से हम इसको हैच स्लैक साइकिल भी कहते हैं। इसमें होता है C4 प्लांट्स में, C4 पाथवे की वजह। C4 पाथवे क्यों कहते हैं ये भी हम देखने वाले हैं। तो जिन प्लांट्स में ये C4 पाथवे होता है उनको C4 प्लांट्स कहते हैं। वजह क्या है जी, इमीडिएट प्रोडक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन का, हैच स्लैक साइकिल से जो बनता है, जो प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड की जब फिक्सेशन होती है तो 4 कार्बन वाला कंपाउंड ऑक्जेलो एसीटेट होता है। क्योंकि इसमें 4 कार्बन है, इस वजह से हम इसको C4 पाथवे कहते हैं। ऐसे प्लांट्स को C4 प्लांट्स कहते हैं। और C4 प्लांट्स सर जो ये हैं, दोबारा बताइएगा, C4 जी पाथवे, मेरा इंटरनेट का इशू था, आवाज नहीं आई आपकी। अच्छा जी, क्लास वैसे रिकॉर्डेड है, वो भी शेयर कर देंगे, मैं दोबारा बता देता हूँ जी। मैं ये कह रहा था कि जो फोटो रेस्पिरेशन का जो लॉस है रुबिस्को वाला, रुबिस्को जो फास्फोग्लिसरेट बनाता है, उसको मिनिमाइज करने के लिए C4 पाथवे मौजूद है C4 प्लांट्स में। तो इसको हैच स्लैक साइकिल भी कहते हैं। हम आगे देखने वाले हैं इसकी डिटेल, इसके सारे स्टेप। तो रीज़न ये है इनको C4 कहने की कि जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन की जाती है तो जो पहला कंपाउंड बनता है वो 4 कार्बन वाला ऑक्जेलो एसीटेट बनता है, जिस वजह से हम इसको C4 प्लांट्स और इस पाथवे को C4 पाथवे कहते हैं। अब ये जो C4 प्लांट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके लीव्स में 2 तरह के फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं, एक मीजोफिल सेल हैं और दूसरे बंडल शीथ सेल हैं। और इन दोनों में, मीजोफिल सेल में और बंडल शीथ सेल में, डिफरेंट एंजाइम की कंपोजिशन होती है और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी डिफरेंट हैं। तो हम ये अभी मैं डायग्राम में आपको समझाता हूँ। तो होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन जब होती है तो उस दौरान हमने कैल्विन साइकिल में पढ़ा कि वो क्या करता है, फास्फोग्लिसरेट बनाता है, ठीक है, इंटरमीडिएट बनते हैं व्हाटसोएवर। यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो फिक्सेशन करते हैं जो मीजोफिल सेल में, वो करते हैं ऑक्जेलो एसीटेट की सूरत में। वो आगे फिर बंडल शीथ सेल में लाया जाता है और इनका कैल्विन साइकिल बंडल शीथ सेल में होता है। तो यहाँ पर मैं इनकी अगर एनाटॉमी दिखाऊं C4 की और C3, बाकी जितने भी प्लांट्स हैं हमारे आमतौर पर जिसकी हम जनरल बात कर रहे थे वो सारे C3 प्लांट्स हैं। यहाँ एनाटॉमी की अगर हम इनकी बात करें तो ये लीफ का सेक्शन दिखाया गया है, ये इसके वेन्स हैं जिसमें वेस्कुलर बंडल मौजूद हैं। इन वेस्कुलर बंडल के गिर्द ये वाला पोर्शन C4 प्लांट्स में ये बंडल शीथ सेल हैं, जो कि इधर अगर C3 प्लांट्स में देखें तो यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएंगे। इसी के गिर्द ये मीजोफिल सेल हैं जो कि इधर भी मौजूद हैं मीजोफिल सेल, लेकिन यहाँ पर जो है बंडल शीथ सेल हैं। तो ये एक स्पेसिफिक एनाटॉमी है, इसको क्रान्स एनाटॉमी भी कहते हैं। C4 प्लांट्स की जो एनाटॉमी है ये लीफ की, ये जो बंडल शीथ सेल वाली, इसको क्रान्स एनाटॉमी भी कहते हैं। ये बंडल शीथ सेल हैं जहाँ पर कैल्विन साइकिल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन इन मीजोफिल सेल में ऑक्जेलो एसीटेट की सूरत में की जाती है। आगे हम साइकिल को देखते हैं स्टेप बाय। तो ये इसका स्टेप बाय प्रोसेस है। पहले क्या किया जाता है जी साइकिल में,
एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मीज़ोफिल सेल में फिक्स की जाती है ऑक्जेलोएसीटेट की सूरत में, और ये इसमें रुबिस्को इन्वॉल्व नहीं होता, पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है जो कि फास्फोइनोल पायरुवेट को और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के एक ऑक्जेलोएसीटेट बना देता है, और ये ऑक्सीजन के साथ ये बाइंड नहीं होता। इस वजह से अगर स्टोमेटा क्लोज भी हो जाए C4 प्लांट्स में हॉट डे के अंदर, तब भी जो है फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती। फिर क्या होता है जी, ये ऑक्जेलोएसीटेट जो है इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो इससे मिलता जुलता मॉलिक्यूल है मैलेट के अंदर, और मैलेट को जो है मीज़ोफिल सेल से, मैलेट को इन मीज़ोफिल सेल से मूव किया जाता है इन बंडल शीथ सेल्स के अंदर। अब ये कहाँ आ गए जी, बंडल शीथ सेल के हैं। अब जैसे ये बंडल शीथ सेल के अंदर मैलेट आता है, इसकी ब्रेक डाउन कर दी जाती है और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड फिर से निकाल ली जाती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं बंडल शीथ सेल के अंदर कैल्विन साइकिल जो नॉर्मल हमने अभी डिस्कस किया है, यहाँ पर रुबिस्को पड़ा है, रुबिस्को को हम यहाँ ले आए हैं इसमें C4 प्लांट में, तो फिर आगे वही कैल्विन साइकिल जो कन्वेंशनल हमने पढ़ा है वो होता है ये C4 प्लांट में। ये देखें जी, ये C4 प्लांट्स का हैच स्लैग साइकिल और पूरा पाथवे दिया गया है। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आई है, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर फिक्स किया गया है किसमें, ऑक्जेलोएसीटेट में। ये पीईपी फास्फोइनोल पायरुवेट और कार्बन डाइऑक्साइड से आगे ये ऑक्जेलोएसीटेट बनाया जाता है। ऑक्जेलोएसीटेट फिर आगे मैलेट में कन्वर्ट होता है, मैलेट को आगे ट्रांसपोर्ट किया गया है कहाँ पर, अब यहाँ पर ये देख लें, ये यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा है, ये वाला सेल जो है ये बंडल शीथ सेल है जहाँ पर आपको कर्सर मूव करता हुआ नजर आ रहा है, और ये वाला सेल जो है वो मीज़ोफिल सेल है। मीज़ोफिल सेल के अंदर क्या हो रहा है, फास्फोइनोल पायरुवेट और कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्जेलोएसीटेट बनाया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ फिक्स हो रही है, और ये चार कार्बन कंपाउंड है, 1 2 3 और 4। ऑक्जेलोएसीटेट को आगे मैलेट की सूरत में कन्वर्ट किया जाता है, तो सिमिलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी मिलता जुलता है। मैलेट को फिर आगे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है ये प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए, कहाँ पर, बंडल शीथ सेल में। अब जब ये बंडल शीथ सेल में आ गया है तो मैलेट फिर आगे वही डिकम्पोज होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये यहाँ से रिमूव हो जाती है और ये कैल्विन साइकिल में आ जाती है, और फिर ये पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, और पायरुवेट को फिर दोबारा ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है कहाँ पर, मीज़ोफिल सेल में, और फिर मीज़ोफिल सेल में जाने के बाद पायरुवेट से आगे फास्फोइनोल पायरुवेट बनाया जाता है, फास्फेट लगाया जाता है ATP की मदद से, और फास्फोइनोल पायरुवेट फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है। तो ये है C4 पाथवे। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि चूँकि रुबिस्को यहाँ पर मौजूद है, इधर नहीं है, अगर रुबिस्को इधर होता तो स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से यहाँ पर जो ऑक्सीजन लाइट रिएक्शन तो यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ जो ऑक्सीजन एक्यूमुलेट हुई है वो ऑक्सीजन के साथ एज अ सबस्ट्रेट इसको लेकर रुबिस्को जो है वो फोटो रेस्पिरेशन कर सकता था। तो वो वाला हमने प्रोसेस सारा जो है ना C4 प्लांट्स अपने अंदर यहाँ बंडल शीथ सेल में लेकर आ गए हैं टू मिनिमाइज एनर्जी लॉसेस। उसके बाद कैम पाथवे है, ये कुछ प्लांट्स में मौजूद होता है जो कि 0-5 आमतौर पर, तो ये क्रासुलेसी फैमिली के अंदर पहले डिस्कवर हुआ था, तो इस वजह से हम इसको जो है वो क्रासुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। तो ये सिमिलर है, मैंने इसको थोड़ा सा ऐड किया है, उससे मिलता जुलता है, हैच स्लैग से क्लोजली रिलेटेड है। फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि C4 प्लांट्स में हमने देखा था कि उन्होंने सेपरेट कर दिया है दोनों चीज़ों को, कैल्विन साइकिल को और कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन को अलग अलग सेल्स में, जबकि इन्होंने क्या किया है, टाइम चेंज कर दिया है। तो कैम प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अलग टाइम में करते हैं, लाइट एक्शन अलग टाइम में करते हैं। कैल्विन साइकिल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अलग टाइम में करते हैं, और बाकी जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस वो अलग टाइम में। होता क्या है, रात के वक्त कैम प्लांट जो है वो अपने स्टोमेटा ओपन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनके अंदर आती है लीव्स के अंदर, और उसको ये फिक्स करते हैं, रात के वक्त करते हैं। C4 में तो डे टाइम में होता है, कैम प्लांट क्या करते हैं, रात के वक्त अपने स्टोमेटा ओपन कर लेते हैं,
और जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए थी जो कि बाकी प्लांट डे टाइम में कर रहे होते हैं, ये रात के वक्त वही काम करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्जेलो एसीटेट में वही पी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से बनाते हैं ऑक्जेलो एसीटेट, जो कि फिर आगे वही मैलेट में कन्वर्ट होता है। लेकिन ये हो कब रहा है? ये रात के वक्त हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखें, ये दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ये नाइट टाइम वाला है नीचे वाला पोर्शन और ऊपर वाला डे टाइम का है। रात के वक्त क्या होता है? स्टोमेटा ओपन है, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन की गई है पीईपी और वही कार्बन डाइऑक्साइड पीईपी कार्बोक्सिलेज, उसके बाद ये 4 कार्बन वाला एसिड मैलेट भी होता है या कोई और भी बन सकता है। उसके बाद फिर इसको इकट्ठा किया जाता है, मैलेट की सूरत में स्टोर कर लेते हैं। मैलेट रात के वक्त कैंप प्लांट्स में स्टोर हो जाता है और यही मैलेट जो है वो सोर्स के तौर पर काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड का डे टाइम में। अब डे टाइम में क्या होता है? डे टाइम में ये कैंप प्लांट जो है वाटर लॉस को मिनिमाइज करने की, क्योंकि जीरो फाइट कंडीशन में होते हैं, जीरो फीट कंडीशन में होते हैं, ये डे टाइम में अपने स्टोमेटा क्लोज कर देते हैं। स्टोमेटा इनके क्लोज हो गए। अब कोई इनमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ रही। फोटोसिंथेसिस कैसे होगी? वही जो मैलेट बनाया है, मैलेट जो है वो डीकार्बोक्सिलेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से निकलती है और वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैल्विन साइकिल में। लाइट रिएक्शन तो ऑलमोस्ट डे टाइम में हो रहा है। लाइट रिएक्शन के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, डार्क रिएक्शन के लिए चाहिए। तो लाइट रिएक्शन के लिए वाटर चाहिए था, तो वाटर तो इनके पास मौजूद होता है। लाइट रिएक्शन के बाद एटीपी और एनएडीपी जो बना लेते हैं वो, तो मैलेट वाली कार्बन डाइऑक्साइड से फिर आगे ये कैल्विन बेंसन साइकिल आगे रन होता है और बनते हैं जी ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, जिससे आगे ग्लूकोज बनता है। तो आज तक के लिए इतना ही, टाइम भी काफ़ी हो गया। मैंने कोशिश की कि जो है वो कम से कम टाइम में करें, लेकिन टॉपिक ही ऐसा था जिसमें काफ़ी टाइम लग गया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना टाइम जो है वो सुना। तो मैंने यहाँ पर एंड कर दिया है। अब आपके सवालों की बारी है, आपकी बारी है। आप कुछ शेयर करना चाहें, कुछ चीज़ें मुझसे रह गई हों, आप वो भी शेयर कर सकते हैं। आप अपना ओपिनियन देना चाहें, जैगम साहब मौजूद हैं, वो शेयर करना चाहें कुछ हमारे पहले के लिए। मोस्ट बाबर साहब, हमारा बोलना जो है ना ऐसे मौके पे, वो यकीन जानिए बिल्कुल टाइम वेस्ट करने वाली बात है। मैं सिर्फ एक सेंटेंस बोलूंगा कि आपका सिलेक्ट होना ना होना वो एक किस्मत की बात है, लेकिन यकीन जानिए हम खुद भी आज तक जितने लेक्चर मैंने जिंदगी में सुने, दी बेस्ट लेक्चर, दी बेस्ट लेक्चर। मैं कहता हूँ कि आप महान है, हकीकत बात है। बहुत ग्रेट लेक्चर यार, बहुत सर मजा आया। सर सर ये आपके अल्फाज मेरे लिए बहुत हैं। मैं तो इतना कुछ नहीं, बहरहाल बहुत बड़े अल्फाज कह दिए सर आपने। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो? वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये पूछना, फास्फोग्लाइकोलेट जो होता है, इसका प्लांट को कोई फायदा भी होता है? जी, फास्फोग्लाइकोलेट का प्लांट को फ़ायदा यही होता है कि इन्होंने जो है ना उसको दोबारा से 3 फास्फोग्लिसरेट में बनाना होता है, या इसको किसी और मकसद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए भी एनर्जी लगानी पड़ती है। तो ये प्लांट जानबूझ के नहीं बनाते कि जी इनको ये ज़रूरत है, ये उसकी रुबिस्को की गलती की वजह से ये होता है। तो ये उसकी गलती का खमियाजा भुगतना पड़ता है प्लांट्स को। जी ठीक है सर, थैंक यू। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर ये अस्सलाम। जो सर ये जो C2 प्लांट्स कोई होते हैं, जैसे आपने C2 साइकिल बताया या C2 पाथवे जिसको आपने फोटो रेस्पिरेशन का नाम दिया है? देखें जी, C2 प्लांट्स हमने अभी देखा कि C3 प्लांट्स हम किन को कह रहे हैं, जिनमें कैल्विन साइकिल का जो है ये वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है, जो प्रोडक्ट है पहला वो 3 कार्बन वाला है, तो हम उनको C3 कह रहे हैं। C4 को हमने C4 क्यों कहा कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के बाद जो इमीडिएट प्रोडक्ट है वो 4 कार्बन वाला है। तो अब C2 जो है, ये C2 प्लांट्स तो कोई नहीं है। C2 कंपाउंड कब बनता है? ये जब रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजन को एज अ सबस्ट्रेट ले लेता है, तो उसमें RUBP में 5 कार्बन होते हैं। तो नॉर्मली तो कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है तो 6 बनते हैं, जिससे 1 2 3 कार्बन के कंपाउंड बनते हैं। लेकिन जब ऑक्सीजन को वो एज अ सबस्ट्रेट जोड़ रहा है RUBP के साथ रुबिस्को, तो उस दौरान एक 3 कार्बन कंपाउंड बनता है और एक 2 कार्बन। तो C2 पाथवे है जिसको अब हम डिस्कस किया था फोटो रेस्पिरेशन में। अलबत्ता C2 प्लांट्स मेरे जहन में तो कोई नहीं है, अगर किसी के जहन में है C2 प्लांट्स जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन में पहले इमीडिएट प्रोडक्ट 2 कार्बन बनाए, तो वो
अगर आप में से किसी को मालूम है तो। जी सही कह रहे बाबर साहब, आप सही कह रहे। जी पाथवे है, प्लांट्स नहीं है कोई। C3 C4 और कैम प्लांट है 3। हेलो जी सर, आपने क्रेब साइकिल डिस्कस नहीं किया। मुझसे उसमें क्वेश्चन था कि मतलब एफपीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस हाउ मेनी प्रोड्यूस एटीपी, कितने प्रोड्यूस करता है वो। मतलब ऑप्शन थी 2, 6 और 12। तो मैंने तो 6 पे क्लिक कर दिया था, लेकिन बाकी बाकी बच्चे बता रहे थे कि इसका 12 आंसर था। तो आप बताएं इसका क्या है। अच्छा जी, देखें क्रब साइकिल की मैंने चूंकि आज सेलुलर रेस्पिरेशन डिस्कस नहीं की, तो क्रब साइकिल तो सेलुलर रेस्पिरेशन में आता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपके सवाल का जवाब उधर भी तफसील से डिस्कस करेंगे। वहाँ पर जो एटीपी की यील्ड है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसको जो है वो मैं अभी अगर फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो मैं ले लूँ, इसके बाद जो है मैं ग्रुप में वॉइस नोट की सूरत में इसको डिस्कस कर लेता हूँ, वॉइस नोट भेज देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। अभी फोटोसिंथेसिस के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो वो शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, जो ये जो स्ट्रोमा हमने पढ़े थे, स्ट्रोमा लेमली, ये स्ट्रोमा थाइलाकोइड जो हैं जी सर, इनका कोई स्पेशल फंक्शन है या ये और सर ये अक्सर ये भी हमने देखते हैं कि ये जो इनका कलर होता है ये ग्रीन नहीं होता है स्ट्रोमा थाइलाकोइड का। जी सर ये बात ठीक है? जी जी बिल्कुल। देखें स्ट्रोमा थैलाकॉइड और ग्रेना थैलाकॉइड इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और बाकी इसमें स्ट्रोमा थैलाकॉइड में भी मॉलिक्यूल होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के सारे में होते हैं, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस का मेजर प्रोसेस है लाइट रिएक्शन का वो ग्रेना थैलाकॉइड में होता है ज़्यादा। ओके सर सर। आई थिंक ये जो स्ट्रोमा जी थैलाकॉइड है ना, इनको इंटरग्रेना कहते हैं, जो कि इनके कनेक्शन का काम करते हैं, जी ग्रेना को डिफरेंट आपस ग्रेना, में कनेक्ट हाँ करने के लिए। जी। और यस मैंने इनका यस ये बताया फंक्शन जी, जी, इनका और मैंने सेकंड बताया ना कि ये होते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और बाकी जो मॉलिक्यूल हैं फोटो सिस्टम, ये मोबाइल होते हैं, ये मूव कर सकते हैं। तो ये जिस पोर्शन में लाइट ज़्यादा होती है ये उस साइड पे ये मूव कर सकते हैं, तो मे बी ये फंक्शन भी हो कि वो एक ग्रेना से दूसरे ग्रेना तक। बहरहाल मैं इसमें श्योर नहीं हूँ जी। जी और किसी का अस्सलाम कोई वालेकुम क्वेश्चन? सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो है उसको सेकंड नेम क्या दिया जा सकता है, तो डार्क रिएक्शन अगर कोई ऑप्शन है तो हम चूज कर सकते हैं। जी ये आप देखें ना उसमें ऑप्शन कौन से हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, केल्विन साइकिल, केल्विन बेंसन साइकिल, उसके अलावा ये सारे इसी एक ही साइकिल के नाम हैं। C3 साइकिल सर। C3 साइकिल हो गया बिल्कुल। बट सर हमें ना पढ़ाया गया था कि जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है ना, इसको जी डार्क नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें जो रुबिस्को जो है ना वो एक्ट कर रही है, तो वो एक्टिव होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और सेकंड जो है वो ये यूज करते हैं प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन के, तो देखें इस वजह से डार्क इसको डार्क नहीं करेंगे। जी तो फिर ऑप्शन में फिर हम ये तो डार्क के ये सर ने जी पहले जी बताया कि ये मिस्टेकनली इसका जो नाम दिया गया था ना डार्क रिएक्शन, जी पहले जी ये कंसीडर किया जाता था कि ये डार्क में होता है, लेकिन बाद में ये चीज वाज़ेह हो गई थी कि ये डार्क नहीं होता। लेकिन चूंकि पहले इसको नाम दे दिया गया था कि डार्क रिएक्शन है, तो इसी वजह से आज जी तक ये यूज हो रहा है। बिल्कुल, ये कन्वेंशन चली आ रही है जी सर ठीक है। जी। जी एनीवन एल्स? सर इसमें एक दो चीजें मैं आपसे शेयर करना जी चाह रहा था। जी अक्सर सर। एक मिसकंसेप्शन हमें ना पाई जाती है, या हम देखते हैं ये चीजें, जैसे जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसको जी स्कीम कहा जाता है। जी तो अक्सर बिल्कुल वो हम पूछ भी लेते हैं जी भाई जी स्कीम को जी स्कीम क्यों कहते हैं। अब हमारे यहाँ जी अक्सर जो आंसर दिया जाता है कि जी इसकी शेप जी शेप होती है, तो इस वजह से इसको जी जो है वो कहा जाता है। लेकिन वो जब हम उसकी डायग्राम देखते हैं तो वो तो जी शेप लग ही नहीं रही होती, फिर कुछ कहते नहीं ये एन शेप जो है वो लग रही है, इस वजह से इसको जो है वो कहा जाता है। तो इसकी करेक्शन जो है ना वो जरूरी है, या जिनको पता है ठीक है, या जिनको नहीं पता जी वो उसमें जो है ना भाई जी स्कीम इस वजह से कहा जाता है भाई वो जी स्टैंड फॉर जिग जैग है।
कि उसमें पाथवे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जी जी उसको फॉलो जो है वो कर रहे थे, वो जिग जैग मैनर के अंदर जो है वो जा रहे थे, तो उसको जी स्कीम इस जिग जैग पाथवे जो है उसकी वजह से वो कहा जाता है। बिल्कुल, मैंने ये जो तो ये अगर किसी के जहन में जी जी बिल्कुल सर, ये डायग्राम जी भी जी शेयर जी वो उसमें भी सारा जी जी दिया गया है जी सारा जी बिल्कुल zigzag। सर, वो यानी वो कोई शेप वाली कोई वो नहीं है, ये यानी अपनी क्लैरिटी पाथवे है जिस वजह से उसको जी स्कीम कहा जाता है। और दूसरी सर इसमें चीज जो है हमारे पास पे प्लांट हमें ग्रीन क्यों नजर आते हैं, जी उसकी एक रीजन आपने जी शेयर कर दी कि वो जो हमारे पास 7 वेवलेंथ ऑफ लाइट हैं, विब गायर से जिसे हम याद कर लेते हैं, जी जी स्टूडेंट्स को जी भी याद करवा देते हैं। तो भाई जो बिल्कुल हमारे पास रिफ्लेक्ट हो रही है या ट्रांसमिट हो रही है तो वही कलर हमें नजर आ रहा होता है। दूसरी सर इसमें एक और चीज मतलब एक और पॉइंट ये भी हो सकता है कि जो क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम है ना वो जी मैग्नीशियम है। इसको हम रिलेट जी करते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है उसके हीम जी ग्रुप का जो सेंट्रल एटम है वो आयरन जो है होता है, तो वो उनके जी स्ट्रक्चर के अंदर सिमिलैरिटी है, जैसे इस आइन जो है उसके उसमें डिफरेंस है। अब दोनों की बिल्कुल ना ऑक्सीडेशन होती है, तो आयरन की ऑक्सीडेशन होती है, जो रस्टिंग ऑफ आयरन भी हम देखते हैं, तो वो हमें रेड कलर जो है ना उसकी वो नजर आ रही होती है। जी तो जो आयरन को जंग जो है वो लगता है वो उसकी ऑक्सीडेशन होती है। तो इसी तरह से जो मैग्नीशियम है इसकी जब हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है तो उससे उसका जो कलर जो प्रोड्यूस होता है वो ग्रीन कलर जो है वो, तो उस वजह से भी हमें प्लांट जो है ना वो ग्रीन अपीयर होते हैं। जी बिल्कुल सर। ये दो चीजें सर मैं सर, हाँ बाकी क्लोरोफिल में क्लोरोफिल वो सारे डिस्कस हो रहे थे। बैक्टीरिया के जी अंदर स्पेसिफिकली हम कहते हैं कि वो बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स प्रेजेंट जी होते हैं, जो स्पेसिफिकली सिर्फ प्लांट में बैक्टीरिया के अंदर होते हैं। ये बिल्कुल चीज थी वो, उसमें वो हम बाकी ओवरऑल अच्छा सर, एक अल्हम्दुलिल्लाह सर क्वेश्चन माशाल्लाह है थोड़ा बड़ी सा। अच्छी चीज। जी जी मैम। सर एक क्वेश्चन है थोड़ा सा अजीब है कि ये जैसे कह रहे थे ना कि ये कलर रिफ्लेक्ट करते हैं तो ग्रीन नजर आते हैं प्लांट्स। जी ठीक है, डे लाइट में लाइट होती है तो उस जी टाइम में रिफ्लेक्शन भी हो रही है, डे लाइट में हमें प्लांट ग्रीन नजर आता है, लेकिन हमें नाइट में भी तो वो ग्रीन ही नजर आते हैं। नाइट में अंधेरे में बगैर लाइट में कैसे नजर आते हैं, मुझे तो नहीं आते। नहीं सर, अगर हम उसके ऊपर टॉर्च टॉर्च यूज करेंगे जी तभी हमें नजर टॉर्च, आएंगे ग्रीन। फिर लाइट हो गई ना, टॉर्च से वो भी तो लाइट ही है, यार लाइट जा रही है। वैसे अपना बाबर साहब जी सर। बहुत सारे लोगों को नजर आते भी हैं यार रात को प्लांट, ऐसे ना कहें कि आप वो नहीं आते। देखिए रात को भी देखना है हाँ तो सर, लाइट तो यूज करनी पड़ेगी, और लाइट जब जो भी उसके ऊपर आप थ्रो करेंगे प्लांट के ऊपर, तो जो उससे रिफ्लेक्ट हो रही है आपको वही नजर आएगा। ठीक है, तो रेड रोज पे ये सब अगर बिल्कुल ऐसे वो है ना रेड भाई। नजर जी सर कंटिन्यू सर, आप बता रहे थे बताइए के बारे में सर, वो बता रहे थे। जी जी कौन। मैम, मैं आप जी सर। बोलना चाह रही हैं तो मैम नहीं जी नहीं कुछ मैम वो कुछ मैम बात। का नहीं। मैं जो वो जी शेयर करना चाह जी, रही थी मैं वो वही शेयर कह रही थी, कर। अगर हम कोई फ्लावर कलर की बात कर रही थी कि अगर हमें ये सनफ्लावर है या रेड रोज है, वो भी हमें उसी कलर में ही नजर आता है जब हम उसको नाइट में देखते हैं, तो उस टाइम में वो भी वही चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो चले मेरे ख्याल में मैं, मुझे ज्यादा अच्छा जो ऐसा ऑथेंटिक कीजिएगा आंसर नजर आ रहा है वो मुझे जी वही ऑक्सीडेशन वाला लग रहा है कि जैसे वो रस्टिंग वो बता रहे थे, शायद कि ये हो सकता है, ये इस लेकिन तरह से ज्यादा भी सर हमने जो है ना पढ़ा है भाई, वो एक रिफ्लेक्शन है। क्वेश्चन और भी पूछा जाता है ना, क्वेश्चन एक और है भाई, हम जैसे अब पाकिस्तानी है तो मतलब लाइट चली जाए, अब हमारी आंखें भी खुले हैं तो हमें कोई चीज नजर क्यों नहीं आती। तो वो असल में लाइट है जो रिफ्लेक्ट होके चीजों की वो हमें उस तरह से जो है ना वो नजर आ रही होती है। तो ये तकरीबन क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि जब वो लाइट पड़ेगी, जैसे सर ने शेयर किया कि अगर तो उसमें उसका कलर बिल्कुल ब्लैक हमें नजर आ रहा है तो वो सारी लाइट की वेवलेंथ अब्जॉर्ब हो रही है। अगर वाइट नजर आ रहा है तो वो सारी जितनी वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्ट जो है ये हो रही है। और जो कलर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता वो हमें नजर आ रहा होता है, वो रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट हो रहा होता है। बाकी बिल्कुल उसके लिए विजन के लिए लाइट का होना जरूरी है। ठीक हो गया जी। क्लास एंड करें या अभी कोई क्वेश्चन है। जी बहुत मेहरबानी बाकी सर बाबर इसमें ना गोया साहिब। सर आखिरी, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बाबर भाई,
जैगम साहब जो मैं बात करना चाह रहा था उन्होंने वो कर दी, इसमें कोई माशाल्लाह कोई वैसी वो नहीं है। आपने बड़ा कम्प्रिहेंसिवली चीज़ों को एलेबोरेट किया माशाल्लाह। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मतलब मैं बजाते खुद कह रहा हूँ भाई मैंने इस लेक्चर में से सीखी या सुनी जो है उसमें, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सर। बहुत बहुत आपका शुक्रिया और बहुत बहुत आपको मुबारकबाद जी सर, जी माशाल्लाह। सर, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर मैं ये अनाउंस करना चाहूँगा कि जी नेक्स्ट एक वीक के लिए जो है मेरी शायद क्लास ना हो अवेलेबल, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा जैगम साहब से, आपसे, अमजद साहब से और रमीज़ साहब से कि जी जो कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो कवर कर लीजिएगा। अलबत्ता सेलुलर रेस्पिरेशन को जो है वो मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँगा। चलें सर, इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा। हाँ, तो ये मेरा एक उसमें वीक का जो है ना काफ़ी बिजी स्केड्यूल है, तो उसके बाद जो है इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। अल्लाह ताला और सिलेबस भी ऑलमोस्ट एंड ही है, एक वीक में इंशाल्लाह सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा, तो ये उस हिसाब से शायद मेरी आखिरी क्लास है ऑनलाइन। तो आप सबका बहुत नहीं सर, शुक्रिया। ऐसे ना करें। जी सर, एक वीक के बाद इंशाल्लाह फिर देखेंगे, मिलेंगे। तो ठीक है जी जी। इंशाल्लाह सर, बहुत जी शुक्रिया। सर। जैगम साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं या आपका जो है वो माइक ऑन है या शोर आ रहा है? नहीं, मेरी तरफ से तो शोर नहीं आ रहा। ठीक मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, बस ठीक आपका लेक्चर सुनकर जिसे कहते हैं ना, बस चुप ही हो गए हैं। सर बस कर दें, अब बस कर दें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक ठीक हो है, गया जी। ठीक है जनाब। आज के लिए इतना ही, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सबको कामयाबी दे। मेरे लिए भी दुआएं कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।